अगर आप एक यंग नए बंदे हो यार, मैं आपको बोलूँगा शुरुआत में काम सीखना ज़रूरी है, चाहे आपको फ्री में काम करना पड़े, फ्री में काम करो, राइट, पर वो चीज़ सीखो। अगर आपको किसी बहुत बड़े आदमी से कुछ सीखना है तो आप उसको में कुछ पहले वैल्यू एडिशन दो। पॉइंट ये है कि आप तेज़ भाग रहे हो या नहीं भाग रहे हो, मैटर नहीं करता। क्या इतना तेज़ भाग रहे हो कि पीछे वाले रह जाएं? देखो जैसे यार आपकी लाइफ में आपने पूरा भाग दौड़ करी, ठीक है, फिर आपको 10-15 मिनट के लिए रिलैक्सेशन चाहिए, आप गाने सुनते हो, आप व्लॉग्स देखते हो, एक दूसरे की ज़िंदगी में जाते हो, 15 मिनट की खुशी मिलती है आपको, और पता चला आपका दिन का शुरुआत का 2 घंटे इंस्टाग्राम की रील्स हैं और रात को सोने से पहले वाला 1.5 घंटा वो ही है, तो फिर आपके दिमाग में आपने भयंकर लेवल का कचरा भरा हुआ है। अमन धत्तरवाल भाई, आप शायद से मेरे मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट हो, ऑल टाइम मोस्ट रिक्वेस्टेड, विराट कोहली से ज्यादा, लेब्रॉन जेम्स से ज्यादा। ये ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके, एंड सबसे ज़्यादा आपसे बात करके मुझे लगभग 3-4 साल हो गए आपको यूट्यूब पे देखते हुए, और आई गेस हम दोनों की जर्नी लगभग सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी, 2015-14 एंड में भी। तो वो चीज़ आज मुलाकात होके बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे। हाँ यार, मैं पहले तो आपको एक बड़ा सॉरी कहना चाहता हूँ, और आपकी पूरी टीम को सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आई वॉज सपोज टू बी इन दिल्ली, पर मैं नहीं आ सका इस बार। पर अगली बार डेफिनेटली इन पर्सन पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ना आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉडकास्ट कर सकते हो, क्योंकि उनकी नॉलेज उतनी होती है। एंड आई जेन्युइनली फील कि आपकी नॉलेज उतनी है, और आप में एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी है, जो बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स में होता है, इंडिया में स्पेशली। तो थैंक यू भाई, आप खुद उस कैटेगरी में वन ऑफ द लीडर टाइप हो। और नहीं, थैंक यू वैसे सो यहाँ मच। पे आपके फैन थे कुछ जो कि मिलना चाहते थे आपसे। वो बहुत एक्साइटेड थे, रणवीर आ रहा है, रणवीर आ रहा है। मैंने कहा हाँ आ रहा है, रणवीर आ रहा है, 15th को आ रहा है। अरे नहीं यार, उनको नेक्स्ट टाइम मुझे पक्का। प्लीज पास ऑन माय अपॉलॉजी यार, आई एम रियली सॉरी। हाँ, पर नहीं, अभी के लिए ये एक थैंक यू नोट है, अमन के सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। ये मुझे एक आइकॉनिक पॉडकास्ट बनाना है। यूजुअली हम पॉडकास्ट में क्या करते हैं, लोगों की स्टोरी लेकर उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इस पॉडकास्ट में अमन ने और मैंने सोचा कि हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, प्रेजेंट के बारे में भी ज़्यादा बात करेंगे। पर उसके पहले ठीक है। जो थोड़े से लोग हैं जिनको अमन के बारे में अभी के लिए ज़्यादा पता नहीं, आई वुड लाइक अमन टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। अमन भाई, आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी की है, और आपकी एज भी बता दो, वो भी बहुत ज़रूरी बात है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन धत्रवाल और मेरी उम्र है 23 साल। अभी 23 के हो गए हैं। मेरी उम्र शक्ल से मैं 28 का लगता हूँ। बहुत ज़्यादा एज लगती है मेरी। राइट नाउ आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। लगभग 1.5 साल पहले मेरा कॉलेज मैंने क्वालिफाई किया था। वैसे आई एम फ्रॉम राजस्थान, पर सारी मेरी स्कूलिंग न्यू दिल्ली से हुई है। आई एम अ पास आउट ऑफ DPS RK पुरम। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी थी NSIT IT से। जब हम ग्रेजुएट हुए, वही कॉलेज के अंदर कुछ कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करी थी। ग्रेजुएट होते वक्त इंडिया में सॉर्ट ऑफ मेरा हाईएस्ट पैकेज था। अभी राइट नाउ क्या कर रहे हैं कि हमारा कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशनल, और उनके ऊपर हम एनिमेटेड कोर्सेज बना रहे हैं जो कि फ्री हैं, कोई भी जाके उन्हें देख सकता है। बस, और मुझे सेमिनार लेने बहुत पसंद है। तो पिछले जब हमने कॉलेज ग्रेजुएट किया था तो तब से यूँ गोल था कि हर वीक एक सेमिनार हमें लेना है, एंड अराउंड 22 सेमिनार्स मैंने लिए थे। और बस अब मिस कर रहे हैं अभी लॉकडाउन में उन सेमिनार्स को। बस इतना ही है, मेरा छोटा सा इंट्रो है। और भी चीज़ें, मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ अभी। एक प्लेटफॉर्म है, मैं इंडिया का टॉप एजुकेटर हूँ उसमें, IIT JEE का। एक फिर बाकी छोटी छोटी चीज़ें, एक फिज़िक्स की नई बुक लॉन्च होने वाली है हमारी। ब्यूटीफुल। और बस अगर आपको देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें की है, पर अगर आपको एक सेंटेंस में अपना गोल शेयर करना होगा लोगों से, तो आप क्या कहोगे, उनसे क्या कहोगे एक सेंटेंस में? मुझे एजुकेशन सेक्टर में कुछ धमाकेदार करना है कि जब अपन 30 साल बाद मुड़ के देख रहे हो तो लगे कि वाह भाई साहब मज़ा आ गया, ये कर दिया। पर वो वाइब चाहिए। इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आई फील कि आपने भी शायद
किसी पेन का सामना किया होगा, किसी चैलेंज का सामना किया होगा जिसकी वजह से ये गोल आपके दिमाग में बैठ गया? अ, चलो ठीक है यार, फिर हमें एकदम नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अ, हमारे घर में सब या तो आर्मी में है या स्पोर्ट्स में है। दो ही हमारे यहाँ जॉब सबको समझ में आती है। तो पापा ने थर्ड क्लास में पूछा कि यार क्या खेलना है, स्पोर्ट्स बताओ, स्पोर्ट्स खेलना जरूरी है। तीन चार स्पोर्ट्स लिए, फिर लॉन टेनिस हमने डिसाइड किया, क्योंकि वन मैन गेम होता है, आपको औरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होता। थर्ड से लेके 11th क्लास तक स्पोर्ट्स खेला, और तगड़े तरीके से खेला, जो दिन में 3 से 5 घंटे, ये सोच के कि यार कल को इतना जाना है कि हम टोटली टेनिस को ही अपना वन एंड ऑल थिंग बना सके। पूरे टाइम आप भाई रॉजर फेडरर को देख रहे हो, राफेल नडाल को देख रहे हो, भाग रहे हो, स्विमिंग करवा रहे हैं घर वाले, जिससे कि स्टैमिना बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। बहुत मजा आया, और उस फेज ने एक चीज सिखाई जो कि है कॉम्पिटिटिवनेस। राइट, जैसे शुरुआत में 5th 6th क्लास में तो हारने पे रोने भी लग जाते थे, अरे यार मैं हार गया, इतना अच्छा खेला था मैं। फिर 7th क्लास में किसी ने कहा कि यार लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में, वहाँ पर ऐसा करो आप डीपीएस में जाओ, वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा होता है। तो मैं चला गया डीपीएस वसंत कुंज में, और बच्चों में एक वाइब भी होती है यार, ये डीपीएस का, वो डीपीएस के बच्चे अच्छे। वहाँ जाके पता चला है, मतलब ठीक है, अच्छी पढ़ाई ज़्यादा होती है वहाँ पर मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि शाय नेचर बहुत ज़्यादा था मेरा, बहुत ज़्यादा शाय। स्पोर्ट्स भी ऐसे खेल रहे जो कि पूरे स्कूल में सिर्फ 2 3 बंदे खेलते हैं, लॉन टेनिस ज़्यादा लोग नहीं खेलते। तो घिस्सू टाइप थे थोड़ा, तो फर्स्ट बेंच पे बैठ जाते थे, टीचर्स फेवरेट। और वो नहीं होते जिनसे टीचर आके पूछती है लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। आगे बैठे रहते थे। फिर थोड़ी यार वो भी चीज़ थी, मुझे ऐसा लगा जैसे अपन थोड़े उतने हाई फाई नहीं थे, स्पेशली 7th to 10th क्लास में, जब मैं डीपीएस वसंत कुंज में था। वहाँ बच्चे बात करते थे फलाना गाड़ी, वो गाड़ी, या फिर टीम्स के बारे में बात करते थे। फुट मुझे आज भी नहीं पता फुटबॉल, मैं बस दो को जानता हूँ, एक मेसी एक रोनाल्डो, बस काम खत्म फुटबॉल की, इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। और फिर 10th क्लास में किसी ने कहा कि यार अच्छा यार तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए, तुम 11th में डीपीएस आर के पुरम चले जाओ, वो तो और भी बड़ी चीज़ है। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर से सिर्फ हाफ किलोमीटर दूर था, मैंने कहा जेई की तैयारी करेंगे, ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, सारी चीज़ अच्छी। हमने शिफ्ट कर दिया मेरिट बेस पे, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया। वो स्कूल मुझे अच्छा लगा, क्योंकि 50% जो लोग थे वो न्यू एडमिशन होते थे, और वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार साइड से आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ ठीक है, इधर बच्चे सब समझ पा रहे हैं अपना, और बहुत मेहनती एक एक मिनट एनवायरनमेंट अमन मिला, भाई, पर फिर भी 11th 12th में काफ़ी। आपको आपको एक हाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करना है, मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन है ये, हाँ। मैंने बहुत बार हम्म खुद हम्म खुद से सोचा है। हम्म एनसीआर के स्टूडेंट्स वर्सेस जो एनसीआर के अराउंड है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करी आपने, हम्म, उनमें हाँ। डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट मेंटालिटी वाइज? स्टूडेंट मेंटालिटी वाइज, जैसे अगर मैं अपना 11th को याद करूं, तो जो भी बच्चे अपने बाहर से आए थे, शुरुआत में थोड़े शाई थे सारे के सारे। ऐसा नहीं कह रहा कि सारे ही होते, बट एक जनरल पर्सपेक्टिव देखें, शाय होते हैं, शुरुआत में मेहनती होते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं जाता था और वो बोलते थे यार मैं एचसी वर्मा के क्वेश्चन बना रहा हूँ, तूने इतने क्वेश्चन बना लिए। मुझे शुरुआत में 1 2 दिन समझ में नहीं आया, बना लिए क्या होता है यार, सॉल्व करना होता है, बनाना बनाना क्या चल रहा है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ यूपी बिहार में बनाना बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो मेहनती होते थे, पढ़ते थे। एनसीआर में भी सारे बंदे बहुत कूल हैं, बहुत चिल वाइब है यहाँ पे। और चाहे हम कोचिंग जाते थे सारी जगह, बस ये है कि थोड़े से वो खुले हुए ज़्यादा हैं। मैं भी जैसे दिल्ली का ही हूँ, एनसीआर का ही अपने आप को कहूँगा, पर मैं थोड़ा वो बच्चा हूँ जो शायद स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा, स्कूल में थोड़ा कम रहा। मैं नहीं खुल पाया उतना, मतलब ज़्यादा नहीं था। तो मेरे, जब वो आप पेन की जो बात कर रहे थे, तो जब जैसे 12th पास कर ली थी, तो मेरे यूँ था यार अपन बोल तो पाते ही नहीं कहीं, मतलब तो मुझे कहा यार ये चीज़ हटानी है समहाउ। तो जब 12th पास कर ली थी, बोर्ड के नंबर आ गए थे, घर में सब खुश, उस टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था देखना। और वहाँ पे एक व्यक्ति था जैद अली खान, कॉमेडी कुछ बनाते थे, और मुझे बहुत पसंद आता था। वो छोटे छोटे नहीं होते ब्राउन हाँ। मदर वर्सेस अमेरिकन मदर, कैसे डांटती हैं, उस टाइप के छोटे छोटे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता। मैंने कहा कुछ ऐसा करते हैं। फिर मैंने कहा यार अपने से तो होगा नहीं, अपने से नहीं होगा, हमें एक चीज़ आती है पढ़ानी, तो क्यों ना उससे रिलेटेड कुछ डालें। तो जब फर्स्ट वीडियो डाला था तो दो चीज़ें थी, एक तो आता ही वो है, और दूसरा कि यार थोड़ा सा बोलना सीख सकें। तो एक दिन जैसे मम्मी पापा गए बाहर, क्योंकि मम्मी पापा के सामने वीडियो नहीं बना सकते भाई, बाहर गए, तो एक छोटा सा कैमरा उन्होंने परचेज किया था फर्स्ट टाइम में, छोटा सा कैमरा।
मैंने कहा इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने बेड के ऊपर रखी अटैची, अटैची के ऊपर रखा वो, और सामने बैठ गए। वो अभी भी है, मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रखा है, और उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि 12th के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए। और उसमें क्या से मैं क्या हो गया? फेक एक्सेंट बोल रहा हूँ वहाँ पे इंग्लिश में, टुडे विल बी स्पीकिंग अबाउट ब्लैक। मैं आज तक देखता हूँ मुझे क्रिंज आता है, पर मैंने जानबूझ के बच्चों को दिखाने के लिए रखा है कि अगर मैं बोल सकता हूँ तो तुम तो गाना गा सकते हो। तो बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आप बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लगे रहते हो। और फिर जब हम कॉलेज के अंदर गए तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में थी वो ये कि यार अमन तू बहुत ज्यादा शाय है, इसका एंटी बनना है। तो ये स्टोरी शायद मैंने बहुत इतनी बार बता रखी होगी, शायद जो अभी सुन रहे होंगे वो भी बोलेंगे ठीक है यार अब ये पता है। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने गए फर्स्ट डे कॉलेज का, और फर्स्ट डे में भाई कॉलेज सीनियर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, वो उनको फैशन सेंस होती है, हम पता ही नहीं क्या पहन के गए थे फर्स्ट डे पे। उन्होंने कहा क्लास का सीआर कौन बनेगा। मैं फ्रंट बेंच पे बैठा था, आदत से मजबूर मैंने हाथ ऐसे उठा दिया, हाथ ऐसे उठाया, और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा पूरी क्लास में किसी ने हाथ नहीं उठा रखा था। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बन गए सीआर। फिर मैंने बगल वाले से पूछा यार सीआर होता क्या है, हाथ तो खड़ा उठा लिया हमने। तो उन्होंने कहा कि यार सीआर होता है आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कहा ओह मॉनिटर बनाया इन्होंने। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर जब अपना हॉस्टल वगैरह में अपन गए तो उधर भी मैंने था कि दोस्त बहुत बने यार, जैसे कि आप स्कूल में होते हो ना, स्पेशली 11-12 जो जेई नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं उसके बाद कोचिंग जाना होता है 3 बजे से 8-9 बजे, वहीं पे बस में चक्कर, तो इतना खुला हॉस्टल जाके वो पिंजरा खुल चुका था, अब परिंदा उड़ सकता है तो वो सही था। फिर एक दिन ऐसे ही किसी ने कहा यार अमन तेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं कहा हाँ है ना। बोले कितने, मैंने कहा 124। वाह। वो बोला ओ भाई साहब, और उसने सही में अप्रिशिएट किया, उसका नाम भी अमन ही था। मैंने कहा यार अच्छा कर रहे हैं क्या कुछ ये क्योंकि वो वैसा टाइम होता था आपको फेसबुक पे अगर 25 लाइक मिल गए तब भी आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आज मेरे सारे दोस्त 25 दोस्त है मेरे। फिर धीरे धीरे कुछ वीडियोस डाले। फर्स्ट ईयर में यार ज़्यादा था ही नहीं, 7-8 वीडियोस हमने डाले थे आई गेस, बीच में जिनमें कुछ गैप भी था। सेकेंड ईयर में जैसे ही हम गए थे, मीनवाइल फर्स्ट ईयर में जितनी आपकी कॉलेज सोसाइटीज़ होती हैं उन सब में मैंने कोशिश करी कुछ कुछ करने की। म्यूज़िक सोसाइटी थी, वहाँ पे हमने रैप गाया, क्योंकि भाई सुर वगैरह तो आते नहीं हमें। तो पर वो सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर यहाँ पे कोई बच्चा देख रहा है, वहाँ पे जब रैप गाया तो अब मेरे को रैप लिखने बहुत पसंद है। पिछले 3-4 दिन से हम रैप ही रैप लिख रहे हैं। मैं रोज़ यहाँ पे बच्चों को आता हूँ, कहता हूँ चलो यार ये हमने 2.5 मिनट का रैप लिखा है, अभी हम इसे लॉन्च भी करने वाले होंगे यूट्यूब के ऊपर। टोटली लिरिकल बेस्ड है। मेरे रूम में आधे टाइम बीट्स चलती रहती हैं और रैप लिखते रहते हैं। पिछले 1 हफ्ते से ये चल रहा है। तो बस फिर सेकेंड ईयर में हमने ऐसे कंटिन्यू करते गए। फिर एक पॉइंट आता, आपकी मम्मी बोलती बेटा क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, जैसे टिकटॉक को कुछ समय के लिए लोगों ने देखा था, मेरी मम्मी देखती थी क्या वीडियो बना रहा है यूट्यूब के ऊपर, राइट। और एक मेरी पहली थी कि यार मम्मी पापा को कभी पता नहीं चलना चाहिए मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ। पर जब जैसे मैंने 3rd वीडियो डाला 40 लोग उसको देख नहीं रहे, भगवान जाने कैसे मम्मी को दिख गया वो वीडियो। मम्मी पापा बैठ के कह रहे बेटा तुम्हारा वीडियो। मैंने कहा वाह, इनको कैसे दिखा, मेरे को मुझे ही सर्च करते रहते हो। तो फिर सेकंड ईयर में मम्मी का थोड़ा सा प्रेशर आया कि यार ये चीज़ें छोड़ो, तुम इंजीनियरिंग करने आए हो, प्लेसमेंट लगो, ये क्या कर रहे हो। तो मैंने मोनेटाइजेशन ऑन किया। अब शुरुआत में हमारे उस टाइम तो कुछ था नहीं कि 4000 आवर्स या कुछ 1000 सब्सक्राइबर, फर्स्ट डे से मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था। तो ऑन किया, एडसेंस वगैरह एक्टिवेट किए, तो आपके दिखने लग जाता था कि ओके आज आपने 15 रुपए कमाए, आज आपने 20 रुपए कमाए, आज आपने 15 रुपए कमाए। तो मैं ऐसे खुश, अरे वाह आज की तो समोसा कचौड़ी मैं अपने पैसे की खा रहा हूँ, वो प्राउड फीलिंग जो आती है आपके अंदर। तो बस फिर वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट किया। मेरी फर्स्ट सैलरी, आपको $100 करने होते हैं वहाँ पे, मेरी फर्स्ट सैलरी एडसेंस से ही आई थी। क्या खरीदा फर्स्ट सैलरी तो के साथ? कुछ नहीं खरीदा, वो 8000 रुपये होते हैं और मुझे बहुत कम लगे, और मेरे को देनी थी मम्मी को सैलरी, तो मैंने वेट किया दूसरे $100। मैंने दूसरा किया, मेरी फिर मम्मी के लगभग लिए एक पिज्ज़ा खरीदा था, मुझे अभी भी याद है, दुख भरा पिज्ज़ा। बट मैं बहुत दुखी था। ये जो फेज के बारे में आप बात कर रहे हो, मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन से गुजर रहा था। बट चलो बैक टू योर स्टोरी। तो मुझे याद है हम सेलेक्ट सिटी वॉक गए थे, पापा डिनर करा रहे थे, तो मैंने 500 के नोट निकलवाए। मैं कहा ज़्यादा लगने चाहिए, 14,000 समथिंग कुछ था।
मैं 500 के निकालते, वो मोटी सी पॉकेट में से डाल रखी, वहाँ बैठे, और बैठे बैठे मैंने कहा कि मेरी फर्स्ट सैलरी। मम्मी खुश हो रही, मम्मी ने आज तक उन्हें संभाल के रखा है, बोले उनको मैंने अलग रख रखा है। मैंने कहा ठीक है, नाइस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ही आपने पहले 500 रुपये कमाना स्टार्ट करते हो कॉलेज में, या 5,000 कमाना, आप यूँ सोचते हो यार इस 5 का 50,000 कैसे करें, या फिर इसको क्या सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, कोई रास्ता है। तो वो साइकिल रोटेट होनी स्टार्ट होती है। तो जब भी मेरा ये मानना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, शुरुआत में ये मत देखो आपको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, राइट, वो चीज़ करते रहो अगर मज़ा आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे 3 मेजर चैनल है, 5 है वैसे, पर 3 मेजर हैं, जिसमें थर्ड है अपना कॉलेज। अभी उसने कुछ 3 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किया, उसमें मोनेटाइजेशन होनी नहीं है। पर हमारा उस पर अभी मेन मोनेटाइजेशन नहीं, हमारा यूं है कि क्या हम इस चैनल को इतना बड़ा बना सकते हैं कि इंडिया का हर बच्चा एनिमेटेड कंटेंट यहाँ से दिख रहा हो। हम अपने आप को भी अभी काफ़ी चीज़ों में ठीक कर रहे हैं, फैकल्टीज सारी टॉप लिया है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल के बंदे। ठीक है, मम्मी आके बोलती है यार कर लो मोनेटाइजेशन ऑन, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। अमन भाई, पता है आप एनिमेशन के बारे में बहुत बातें कर रहे हो, आई फील कि हर इंडियन स्टूडेंट एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ थिंक्स अबाउट एनिमेशन कि हाँ यार अगर इस चीज़ को मैं एनिमेटेड तरीके से सीख सकता तो और इजी हो जाता मेरे लिए। हर कोई इंडियन स्टूडेंट ऐसे सोचता है, बट बहुत कम लोग एग्जीक्यूट कर करके एक अमन धत्तरवाल बन जाते हैं। तो आई नो कि आप बहुत हम्बली ये सब चीज़ें कह रहे हो कि मतलब यू नो ये बस हो गया, पर जो आपने किया है बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आप उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो कि देखो जो थॉट्स आपके दिमाग में है वो बहुत लोगों के दिमाग में होती है, बट आपने एग्जीक्यूट कैसे किया। क्योंकि ये ऑनेस्टली ये सबसे कॉमन मीट एंड ग्रीट क्वेश्चन भी होती है जब हम बियर बाइसेप्स मोटिवेशनल टॉक्स करने जाते हैं। हर कोई यही पूछता है कि यार आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आप ये एग्जीक्यूशन को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ मैंने जो ग्रेजुअली समझा कि ठीक है यार आपको एग्जीक्यूट करना है ना, तो एक तो होता है कि आप खुद काम करते रहो। आज के दिन सोशल मीडिया ने हमें इतनी लेवरेज दे रखी है कि आपके पास चाहे चवन्नी ना हो तब भी आप एक एंड से खुद बोल तो सकते हो, एटलीस्ट पढ़ा सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जो कि हमने किया अभी कॉलेज के लगभग फाइनल ईयर तक मैंने यही किया। खुद ही हम कंटेंट क्रिएट करते थे, एडिट करते थे, सारी चीज़ें करते थे, क्योंकि इतना कैपिटल नहीं होता था आप किसी को हायर कर लो और लगा लो, उनको पैसा चाहिए। तो शुरुआत में वही कर रहे थे, पापा ने भी ये कहा था भाई खुद करते रहो, कुछ एक शेर है कि आप खुद चलते रहो, कारवा आपके पीछे खुद जुड़ता जाएगा। तो हमने कहा ग्रेट। फिर आपने कुछ धीरे धीरे किताबें पढ़ते हो, आपको कुछ ऐसे कोट्स याद देखने को मिलते हैं कि यार अगर आपको सही में चैरिटी करनी है तो पहले आपको खुद पैसे कमाने जरूरी हैं। अगर आप गिव अवे करना चाहते हो आप तभी दे पाओगे जब आपके पास खुद कुछ है। एक जलता हुआ दिया ही एक बुझे हुए दिए को जला सकता है, राइट। मैंने कहा ठीक है। तो थर्ड ईयर में जब पहुंचे तो मेरे दिमाग में एक ऐसी थॉट आई, यार अपन क्या क्या पढ़ा सकते हैं। तो हमने कहा हम इंजीनियर हैं, हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, तो अपन फिजिक्स वगैरह कुछ पढ़ा सकते हैं, फिर हम वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ पढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि घर में सब आर्मी वगैरह में थे, पुलिस में थे, तो यूं भी था कि यार सरकारी का भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो पॉल साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो पॉल साइंस स्टार्ट कर दी थी। एक वैदिक मैथ्स भी मैंने पढ़ानी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि बस अच्छी लग रही थी वो भी। पर ग्रेजुअली आप रियलाइज कर जाते हो कि यार आप अकेले सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। आप कितना ही सोचो, आपकी एक कैपेसिटी 100% की, उसके बाद आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। फिर आप और किताबें पढ़ते हो, आपको पता चलता है कि ओके यार अमेजोन ठीक है जेफ बेजोस का, पर उनके नीचे हज़ारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तब जाके अमेजोन होती है। तो आपको लोग जोड़ने पड़ेंगे, पर दोबारा कैपिटल नहीं है, तो क्या करें। तो एक तो मैंने झूठ बहुत बोले मम्मी पापा से कॉलेज लाइफ में, कहाँ पर हो, किधर हो। अगर आप इन पर्सन होते तो मैं पाउंड करता आपके साथ, पर सेम। तो फर्स्ट मेजर झूठ अगर मैं बोलूँ तो हॉस्टल में हम शूट करते थे, वो इतना अच्छा नहीं होता था। मुझे अपना एक अपार्टमेंट टाइप चाहिए था, स्टूडियो जिसे मैं बना सकूं। अब क्या बोलें घर वालों को कि भाई बेटा यूट्यूबर बनने जा रहा है या बेटे को कंटेंट बनाना है, घर वाले जूते मारते मुझे। तो मैंने कहा पापा मुझे पढ़ना है यूपीएससी, और मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ूंगा, और हॉस्टल में पढ़ाई हो नहीं पाती। तो पापा ने शुरुआत के 2-3 दिन तो किया मना। फिर धीरे धीरे हम परसू करते रहे, तो पापा ने कहा चलो ठीक है। तो कॉलेज के जस्ट साइड में आधा 1 किलोमीटर दूर हमने एक अपार्टमेंट लिया, और जैसी फर्स्ट डे उसमें मूव इन किए, पापा ने 2 महीने का एडवांस दे दिया। मैं शाम को पापा को कॉल करता, अच्छा पापा जो आनंद था ना मेरा दोस्त, उसने तो डिच कर दिया।
और अब तो मेरे को अकेले ही रहना पड़ेगा यहाँ पर। पापा ने 1-2 घंटे मेरे को सुनाया बैठ के, क्या तुम गंदे, तुम्हारे दोस्त गंदे, कोई जुबान की वैल्यू नहीं है, ऐसे कौन डिच कर। मैंने कहा ठीक है, अब रूम तो मिल ही गया। फिर उसको धीरे धीरे हमने स्टूडियो बनाया, फॉर्म वगैरह लगाया, कॉस्टिक, पहला कैमरा लिया DSLR। और शुरुआत में माइक वाइक का इतना कुछ नहीं होता था, पैसे नहीं थे तो ठीक है, ऐसे मोबाइल वाला माइक यूज। मैं तो अभी भी ऑनेस्ट टॉक में आप देखोगे यहाँ पे ऐसे मोबाइल पड़ा रहता है, ये पड़े में मन ही नहीं करता, ये बहुत बढ़िया चलते हैं मोबाइल के माइक्रोफोन भी। तो फिर उसके बाद मेरी एक बार एक टीचर से बात हुई, उन्हें मैं ऐसे ही बता रहा था, उन्होंने मेरे को 11th-12th में जेई का पढ़ाया था कि यार स्टूडियो वगैरह जो चीज़ें हैं ना, मैंने बताया उन्हें, उन्होंने बोले यार हमें भी चाहिए ये तो। मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं होता है, तो बहुत ईजी है, बना दूंगा मैं, तो बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा बना देगा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको चाहिए? बोले मेरे को नहीं चाहिए, पर मेरे कुछ दोस्त हैं शायद उनको चाहिए हो। तो उन्होंने मेरे को बीकानेर में कोई टीम थी, उनके कॉन्टैक्ट्स दिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका पहला स्टूडियो फ्री में आपको बना के दे दूंगा। और मैं वहाँ पे गया, इक्विपमेंट्स वगैरह सारे लेके उनके मैंने लगाया, उन्होंने ट्रेन रहने का खर्चा वर्चा सारा दिया, और मैंने उनका बना दिया। अब ये आपको भी पता है कि जितने भी हमारे गियर होते हैं, इनकी प्राइस एक होती है और आपको चांदनी चौक पे अलग प्राइस में मिलते हैं। तो वो उसमें भी मेरा थोड़ा मार्जिन रह जाता था, ऑल्दो वो फ्री था। उन्हें बहुत पसंद आया, उनके 15-15 फीट ऊंचे ऊंचे क्लासरूम होते थे, 300-300 बंदे एक साथ बैठ सकते थे, आपके कॉस्टिक फॉर्म लगाने होते थे, एक कैमरा लगाना होता था, और जो माइक है वो उनका ही होता था, यार हम एक बटन दबाएं और हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए बस। अब उनके फायदे ये होते थे कि जान लो 300 बच्चे हैं, अब 300 में 5 बच्चे नहीं आए किसी दिन, तब उन्हें क्या दोबारा पढ़ाएं वो? तो उनका यूँ था यार कि ये 5 अपन इनको दे देंगे तो ये अपना पढ़ते रहेंगे। मैं कहा सही है। अब आप जब उधर जाते हो ना, बीकानेर साइड, सिक्कर साइड, या फिर कोटा साइड, ये भरे पड़े हैं ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मतलब ये शहर ही वो ही है पूरा का पूरा उनका। तो इनफैक्ट जिनका मैंने फर्स्ट स्टूडियो बनाया था, उन्होंने ही मेरा पहला सेमिनार भी करवाया फिर। तो मेरा पहला सेमिनार हुआ था बीकानेर के अंदर, गए स्टेज के ऊपर, वही ब्लैकआउट भी हुआ मैं 10-15 सेकंड के लिए या 20-30 पता नहीं, मैं बोल नहीं पाया, पैर हिलते हैं थोड़ा थोड़ा, पर ठीक है, वो सारा स्टार्टिंग फेज ज़रूरी होता है। बस फिर उधर से जब कैपिटल थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हुआ, मैंने कहा यार ये चीज़ तो बढ़िया है, इधर से तो बन रहा है। फिर उन्होंने मेरे को, अपने दोस्त फरीदाबाद के अंदर प्रॉपर आपके स्कूल्स थे, जो कि वो स्कूल होते हैं जो कि आपको जेई और नीट की तैयारी कराते हैं, और वही आपको 12वीं का सर्टिफिकेट भी दे देंगे। तो बच्चे को अलग अलग सेम फिजिक्स पढ़ने नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा यार हमें ये चीज़ है ना स्टूडियो बना के दो, हम अपना कोर्स बेचना चाहते हैं सीडीओ में डाल डाल के। मैंने कहा पहली बात तो सीडियाँ नहीं चलती अब थोड़ा सा कुछ बदलो, वेबसाइट बनाओ। उन्होंने कहा नहीं हम सीडी में बेच। मैंने कहा ठीक है, आपको बेचने में काम तो स्टूडियो बनाना है। तो उनका पूरा स्कूल था जिसमें आपके थे 15-20 रूम, तो उन्होंने कहा ठीक है यार बनाते हैं। स्टार्ट हुए, बनाए। मेरे को नहीं लगता आज के बाद उन्होंने कभी कोर्स बेचा, पर ठीक है, अब ने तो अपना काम कर दिया। और इस पूरे मीनवाइल बेवकूफ़ बहुत बने। एक तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जब बीकानेर में ही हम गए थे, एक सिक्कर में भी सेम चीज़ हुई थी, दिल्ली के अंदर भी हमने लोगों के साथ ये स्टूडियो वगैरह बनाए। उनमें से काफ़ी बोलते थे अमन यार तुम है ना हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, तुम्हारे पास तुम ऐसा है, तुम बच्चों को बताते हो, हम भी तुम्हारे साथ मिलके पढ़ाएंगे, हमें बच्चे जान जाएंगे, फिर हम कुछ सेल कर सकें, कोर्सेज बना सकें। मैं थर्ड फोर्थ ईयर का बच्चा ही बोलेंगे उसे। मैं तो मानना है 18 साल की उम्र का बच्चा होता है उसकी उम्र है 0, 19 वाले की 1, 20 वाले की 2, क्योंकि आप देखना ही 18 के बाद स्टार्ट करते हो। तो मैं 5 साल का बच्चा हूँ। तो एक चीज रियलाइज हुई कि एक 35 साल का व्यक्ति कभी भी एक 20 साल वाले की बात नहीं सुनेगा। ये फैक्ट है। आप वो जाएंगे, वो आपसे सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी मुझे पता होता था वो सारी जान लेते थे। पर एक पॉइंट के बाद यूँ होता था कि फोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है ये भी मजेदार है, पर ठीक है हमारा कैपिटल आ जाता था थोड़ा बहुत, वो चीज जरूरी थी। फिर बस हमने थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पहुंचे। मेरे पास काफ़ी जगह से ऑफर थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे मेरे पास, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो मैं थर्ड ईयर मैंने कहा नहीं जा रहे, अपने पास कॉलेज वॉलेज है, अभी अपना अपना ही काम करेंगे, मेरे को खुद चैनल पे काम करना है, बिल्कुल नहीं मेरे को स्टूडियो बनाने वहाँ से पैसे आ रहे हैं। थर्ड ईयर के अंदर हमारी इंटर्नशिप थी, सबसे पहले तो वो ड्रॉप करी थी, फिर फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट ड्रॉप की थी। मेरे कॉलेज की एवरेज पैकेज 17-18 लाख थी। पहली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 40 लाख के साथ आई थी। तो जब आप प्लेसमेंट छोड़ते हो तब आपके ऐसे यूँ लगता है यार मेरी क्लास का दोस्त लेके जा रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो फिर आप भागते हो थोड़ा सा कि यार ठीक है,
अब इस पूरे बीच में पापा से सारी वो स्ट्रगल भी हुए हैं। जैसे 3 चीज़ें थी, मैंने सबसे पहले तो पापा से कहा कि प्लेसमेंट मैं छोड़ूंगा, पापा मान गए। फिर मैंने कहा पापा यूपीएससी भी छोड़नी पड़ेगी मुझे, 2 साल के लिए मैं प्राइवेट सेक्टर को देना चाहता हूँ। वो कन्विंस करने में टाइम लगा। टाइम लगता है जब भी आप पापा मम्मी को मनाओगे, टाइम लगेगा, पर आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली थोड़ा बोल दिया, फिर दोबारा बोल दिया, फिर दोबारा बोल दिया, बोलते जाओ बोलते जाओ। और किसी के भी पापा यार या मम्मी आपको कोई काम करने के लिए नहीं रोकेंगे। उनका बस एकमात्र प्रश्न ये है, क्या आप उससे कैपिटल अर्न कर सकते हो। उसके बाद वो आपको नहीं रोकेंगे। उन्होंने देख लिया कि यार ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इसके बाद फिर तो वही आपको पुश करेंगे। आज के दिन मेरी कितनी सारी चीज़ होती हैं जो कि मेरे पेरेंट्स ही पुश, यहाँ पे जैसे हम अभी बैठे हुए हैं बिल्डिंग में, हमारे 10-12 जो फैकल्टीज़ हैं वो ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि कोरोना है, अप डाउन नहीं करना चाहते। जो हमारे एडिटर्स हैं वो भी ऊपर रहते हैं, एनिमेटर्स हैं वो अप डाउन कर रहे होते हैं। तो मम्मी ही देखती है सब कुछ, मतलब क्या उनका खाना बन रहा है नहीं बन रहा टाइम पे, सफाई वगैरह सब ढंग से चल रही है नहीं चल रही। पापा के काम होते हैं बाकी, जैसे आपको पता ही है, अब काफ़ी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स एक पॉइंट के बाद आपको बनाने शुरू करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ पापा। तो आज के दिन वही दोनों हेल्प कर रहे हैं। एक टाइम पे जो बोलते थे अमन ऑनलाइन मत बैठ, अब वो बोलते हैं अमन तूने इतने दिन से कुछ किया नहीं ऑनलाइन। तो ये भी सही है। पापा मेरे आजकल जो भी जैसे लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, या फिर कहीं पे मीटिंग करके आनी है, या कोई भी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ मैं बोल देता हूँ। आप देखो, उनको एक्सपीरियंस भी मुझसे ज़्यादा है। मैं तो शुरुआत में बैठ के बस सीख रहा होता हूँ, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मेरे जितने भी अगर मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखूं, सारे अब ऐसे 30-35 साल की उम्र के, मेरे से बड़े हैं मेजोरिटी, और बड़े ही आपको सिखा रहे होंगे। वो लोग जो कि आपके रास्ते पे चल के जा चुके हैं आगे, वो आपको कुछ ऐसे इनपुट दे देंगे जो कि बहुत प्रेशियस होते हैं। दैट्स इट। फिर थोड़ा थोड़ा यार कैपिटल। आपके हाँ, आइडल्स कौन है लाइफ में? मेरे आइडल्स बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कौन से डोमेन। जैसे एलॉन मस्क करते हैं मेरे को कभी कभी इंस्पायर। फिर जैसे अगर हेल्थ की बात हो रही है तो मुझे ऋतिक रोशन इंस्पायर करते हैं। मेरे को हर डोमेन का अलग है। जैसे अगर एक्टिंग की बात हो रही है तो मेरे को राजकुमार राव कर रहे होते हैं। अगर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उनका आप हार्डवर्क रोज़ देखते हो कि यार ये कितना आगे पीछे जा रहे हैं। जितनी मेहनत हम डाल रहे हैं शायद उतनी मेहनत ही पैरेलल वो डाल रहे हैं आज के दिन भी, और बहुत सालों से डाल रहे हैं। जेई से स्टार्ट हुए थे, आज तक डाल ही जा रहे हैं। और बस वही, फिर जो बुक्स होती हैं, कभी कभी किसी किताब का ऑथर, कोई पर्टिकुलर कोट, हर चीज़ एक मेंटर है। जो चीज़ आपको एक डायरेक्शन दे सके वो मेंटर। आई फील कि डेफिनेटली आपका गोल पैसा नहीं है, आप पैसों के पीछे डेफिनेटली नहीं भाग रहे हो, एंड आप जेन्यूनली एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहते हो। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप खुद एक बिलियनर पाथ पर ऑलरेडी चल रहे हो? हाँ, देखो, पता है मुझे। मिलियनर मिलियनर आप डेफिनेटली बनोगे। आई थिंक हर कोई लॉन्ग टर्म यूट्यूबर बन जाएगा मिलियनर। 3-4 साल लगते हैं यूट्यूब से मिलियनर बनने को। बट बिलियनर के बारे में आप सोचते हो? बिलियनर टैग के बारे में सोचते हो कभी? डेफिनेटली यूं बोलूं कि नहीं सोचा तो झूठ होगा। तो पर बिलियनर का एक डेफिनेशन मैंने पढ़ा था कि अगर आप कुछ ऐसा बना सको $1 का जो कि बिलियन लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर सके, तो आप बन गए बिलियनर। तो ऐसा नहीं है कि दिन में आप यूं सोचते रहते हो बिलियनर कैसे बनेंगे, बिलियनर कैसे बनेंगे। मेरे दिमाग में ये चलता है कि अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि क्लास 11th 12th 10th 9th 8th 7th 6th 5th जितनी आपकी हैं जिंगल्स तक, फिर ऊपर आपका कॉलेज के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारा इतना कवर हम कर दें, और वो सारा का सारा इतना प्रीमियम लेवल का हो। एक धारणा तो मुझे ये बदलनी है लोगों की कि ये है, और इसको पता नहीं कैसे बदलेंगे, मेरे को भी नहीं पता, कि जो चीज़ फ्री होती है वो चीज़ अच्छी नहीं है। उसी के ऊपर आप यूं लगा दो कि यार ये 500 रुपए की, 1000 रुपए की, ओह हो इन्होंने तो, ओह ये लाख रुपए की है, पता ही नहीं क्या बना दिया इन्होंने। रियलिटी अलग होती है। पर ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी एक फेज है, ग्रेजुअली लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अमन भाई, ये यूट्यूब दुनिया की कोई एक बहुत ही अच्छी बात बता दो और बहुत ही बुरी बात बता दो जो शायद पब्लिक को पता नहीं हो। मतलब लोग यूट्यूब के बारे में जानते हैं, लोग यूट्यूबर्स की लाइफ के बारे में जानते हैं, बट हर चीज़ के बारे में नहीं जानते। यूट्यूब के बिहाइंड द सीन्स में क्या होता है, एक यूट्यूबर के दिमाग में क्या चलता है। सबसे पॉजिटिव चीज़ तो ये कि ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत प्यारी रीच देता है। मेरे को तो लगता है कि आज मेरे को अगर जो भी थोड़े बहुत बच्चे जानते हैं हमारी फैमिली में जितने भी हैं, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता शायद मैं नहीं जान रहा होता। तो मेरे लिए वो तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और इनिशियली चाहे वो पैसे कम थे,
आज के दिन चाहे हम इस पे पैसे खर्च कर रहे हों हर महीने, पर ये मेरे को वो चीज़ दी कि मैं लाखों बच्चों के साथ मिल सकूं। सबसे बड़ा नेगेटिव अगर कोई है तो वो ये नहीं है कि कमेंट्स वगैरह खराब कभी कभी आते हैं, वो तो हर चैनल पे आते हैं, और वो कुछ राइट क्रिटिसिज्म भी होता है, ठीक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ये कि आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है, इन द सेंस कि जैसे कि मेरे को अगर आज के दिन किसी भी, मैं रिलेशनशिप की तरफ भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ओके, क्योंकि हमारे साथ जो भी चीज़ होगी वो बहुत जल्दी और लोगों को पता चलती है, तो वहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप काफ़ी बार अपने आप को यूँ भी करते हो कि ठीक है ना यार, अभी नहीं, अभी 2-4 साल इसी पे ध्यान रखना है, वो एक है। और तो कुछ नेगेटिव नहीं है। क्रिटिसिज्म तो यार आपको लाइफ में, आप भगवान जी की आरती टाइप करो, 20% डिसलाइक रेशियो मिलता है। हमारा तो एजुकेशन में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लाइक रेशियो रहता है, 99 तक जाता है, हिट करता है। थोड़े बहुत रहते हैं, मम्मी बोलती है यार अमन इसने ये कहा, मैंने कहा तो बच्चे अब ऐसे तो ना, वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बस एक मात्र ये आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत जो होता है बस। आपको क्या लगता है 2020s और 30s में यूट्यूब कैसे बदलेगा? मैसिवली मैसिवली। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन जैसे जेई एग्ज़ाम के पीछे 10 लाख लोग हैं, नीट के पीछे और ज़्यादा हैं, रेलवेज के पीछे करोड़ों हैं, राइट। इस टाइम में जो जनरेशन अभी है, जो कि यंग है, जो कि कॉलेज के अंदर है, उनके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इन द सेंस कि वो एक तरह से फर्स्ट कमर भी हैं। सैचुरेशन अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। इनफैक्ट कुछ कुछ डोमेन्स तो ऐसे हैं जहाँ पे आप नाम बोल सकते हो कि यार ये 4 बंदे हैं बस। जब आप पूरे इंडिया में सिर्फ नाम ले सको कि ये 4 बंदे ही हैं, कहाँ सैचुरेशन है फिर? पर मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 साल 10 साल बाद ये प्राइवेट सेक्टर के यूपीएससी होंगे। ये आप थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हो जो आपने अब कहा? ब्रेक डाउन इन द सेंस, पहली बात तो हमें हर तरफ से इस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। एक तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखें, ठीक है, सारे लोग हम टॉप इंजीनियर्स नहीं बना सकते, टॉप मेडिकल नहीं बना सकते, इतनी जॉब्स ही नहीं है। तो पहला फैक्ट जो हमें एक्सेप्ट करना होगा वो ये कि हमें जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। और जॉब्स क्रिएट कौन करते हैं? या तो आप एंटरप्रेन्योर हो या चाहे आप सोलोप्रेन्योर हो। सोलोप्रेन्योर, अब जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करने जाते हो आपको चाहिए कैपिटल, और सोशल मीडिया ने वो बैरियर ही हटा दिया। आपके पास कुछ नहीं, आप स्टार्ट हो जाओ। तो ये इसका सबसे स्ट्रांग रोल है। फिर कल को अगर आप, ऑब्वियस सी चीज़ है, बिजनेस में ये होता है कि आपके पास कस्टमर्स हैं क्या। अगर आपको मान लो सेल करना है, मान लो मैं एक साड़ी वाला हूँ, राइट, मैं फैशन के मैं कुछ बनाता हूँ, अभी तो हम एजुकेशन दे रहे हैं, उसका चार्ज भी नहीं कर रहे, पर मान लो मैं साड़ी बनाने वाला हूँ और मेरे को बेचने, और तो मैं अपने ऑनलाइन स्टोर्स खोल सकता हूँ, मैं अपनी मर्च बेच सकता हूँ। तो अगर आपके पास कस्टमर्स होते हैं तो फिर वो कन्वर्जन आके आप बन गए सोलोप्रेन्योर। और फिर आप 2 लोगों को हायर भी कर सकते हो। आप एक वेब डेवलपर को हायर कर सकते हो, यार मेरे लिए वेबसाइट बना दे। आप चाहे अमेजोन की सर्विसेज ले लो डिलीवरी के लिए, या फिर आप चाहे दूसरी ले लो, पर आप शेयर कर रहे हो अपनी कैपिटल, उसी को तो देते हैं जॉब, एम्प्लॉयमेंट देना। तो ये काफ़ी यंग इंडिया है, हमें सर्विसेज ही देनी पड़ेंगी। जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चर किया था, हम इंडियन सर्विस सेक्टर हमारा स्ट्रांग है, वो हम दे रहे होंगे। आई फील कि आगे जाकर हमारे प्रोडक्ट्स भी स्ट्रांग होंगे 5 साल के अंदर। बहुत एटलीस्ट ज़्यादा। आई नो एंटरप्रेन्योर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। मतलब जो सर्विस एंटरप्रेन्योर्स भी है, प्रोडक्ट्स के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। बट आपने बेसिकली ये कहा कि अगर आपका एक स्ट्रांग ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड है तो उस ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अलग अलग बिजनेसेस लॉन्च कर सकते हो। तो अगर आपको बिजनेस लॉन्च करना है तो ये एक बहुत इजी पाथ रहता है कि पहले अपना पर्सनल ब्रांड बना दो, फिर वहां से बहुत कुछ कर सकते हो आप बेसिकली यही कह रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। अगर देखो यार, होगा क्या, आप, और ये रिक्वायरमेंट है, आप नहीं करोगे तो आप कैसे सस्टेन करोगे? जैसे एक इंडिविजुअल होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स के पास बहुत पैसा होता है, आप उनको बीट नहीं कर सकते फाइनेंशियल टर्म्स में। आप उन्हें मैक्स टू मैक्स स्ट्रेंथ, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसमें आप उनके साथ थोड़ा बहुत compete कर सकते हो। और उस चीज़ के लिए भी, जैसे आज के दिन अगर हमारे यहाँ लगभग, अगर मैं बोलूँ लगभग 40 लोगों की टीम है, राइट, हमें उनकी सैलरी देनी है, वो 20-25 लाख का खर्चा पर मंथ है, तो वो अगर हम लेके नहीं आएंगे तो मैं वैल्यू दे ही नहीं सकता। एट द एंड आप ब्रॉडर पिक्चर को देखते हो, क्या बच्चे को फ्री मिल रहा है? हाँ जी, फ्री मिल रहा है, पर्पस सॉल्व्ड, दैट्स इट।
और हमें काम करने में मज़ा आ रहा है, मैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा हूँ, तो सारे एंड्स आपके एकदम परफेक्ट हैं। तो आपको डेफिनेटली फाइनेंसेस तो दिमाग में रखने पड़ेंगे, वरना एक पॉइंट के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे फाइनेंशियली। देखो, आप स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट सिखा सकते हो, बट बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद आप तभी सीख सकते हो जब आप आपने प्रैक्टिस किया हो। जब आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है बिजनेस का, तभी आप सीखते हो, जब आप मिस्टेक्स करते हो। पर अगर आपको स्टूडेंट्स को मैं जैसे यहाँ पे बोलो बोलो। आपने एक थोड़ी देर पहले चीज़ पूछी थी, अमन मेंटर्स हैं क्या तुम्हारी लाइफ में? लकीली मैं बोलता हूँ, जैसे कि यार आपने कहा बिजनेस आप तभी कर सकते हो जब आपके पास बिजनेस की प्रायर नॉलेज हो। अब मान लो मेरे पास कोई ब्रांड डील आती है, या फिर मैं खुद सोचता हूँ कि यार ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे कैसे पता होगा कि ये चीज़ सही है नहीं? ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में 4-5 साल से हूँ, मुझे नब्ज नब्ज पता है उधर की, पर बिजनेस डिसीजन सही है या नहीं, तो ऐसे में मैं कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को कॉल करता हूँ जिन्होंने खुद अपने लाइफ में बहुत बढ़िया उखाड़ रखा है, उनके खुद कभी बिजनेसेस रही हैं स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो वो आपको एक सेकंड में भाई ये क्या कर रहा है, ये नहीं ऐसे करना होता है इस चीज़ को, कभी कभी लीगल एडवाइस लेनी होती है। तो आप शुरुआत में चाहे हायर करो, वो उनके भी फाइनेंसेस आते हैं, या चलो ठीक है आपके घर में कुछ हो गए, उनको आप कॉल करके पूछते हो, वो आपको एक एडवाइस देते हैं। इनिशियल फेज में तो रिलेटिव्स होते थे, आपको किसी ना कहीं लॉयर मिल ही जाते हैं, आप कभी पापा के थ्रू जाते हो, वो आपको एडवाइस दे देंगे। एक पॉइंट के बाद आपको हायर भी करने पड़ेंगे, तो वो एडवाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दो चीज़ आप कमाते हो, मेरे पापा लाइफ में कहते हैं, या तो आप पैसा कमाते हो या आप रिलेशनशिप कमाते हो। हर बंदे के साथ या आप रिलेशनशिप या आप पैसा कमाओगे। तो दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वो लोग आपको बहुत कुछ दे जाएंगे लॉन्ग रन में। अगर आप एक यंग नए बंदे हो यार, मैं आपको बोलूँगा शुरुआत में काम सीखना ज़रूरी है, चाहे आपको फ्री में काम करना पड़े, फ्री में काम करो, राइट, पर वो चीज़ सीखो। अगर आपको किसी बहुत बड़े आदमी से कुछ सीखना है तो आप उसको में कुछ पहले वैल्यू एडिशन दो। मैं आपकी ईमेल मैनेज कर लूँगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे एक लड़की है, हम IGDTO में सेमिनार लेने गए थे, तो उसने कहा था मैं आपके ईमेल हैंडल कर लूँगा। मैंने कहा ग्रेट। उसने 2.5-3 महीने विदाउट एनी सैलरी हमारा वो काम किया। फिर जब हमें सबसे पहले टीम बनानी थी, मैंने पहला कॉल उसे ही किया कि हम टीम बना रहे हैं, मुझे कोई चाहिए जो कि इन सबको देख सके, रोज मैनेज कर सके इन्हें। तो मैंने उसे कॉल कर लिया। तो वो चीज़ आज नहीं तो कल घूम के आ जाएगी आपके पास, और नहीं भी आई तो आप उसमें से कुछ सीख के चले जाओगे। तो कॉलेज के दौरान फर्स्ट सेकंड ईयर में यूं मत देखो कि मेरे को 54 मिल रही है या 5,000 रुपये मिल रहे हैं। आप ये देखो क्या वो मुझे काम करना है, सीखना चाहता हूँ, और मेरा एक रिलेशनशिप बन रहा है, शायद उससे कुछ बड़ी आउटकम भी निकले फ्यूचर में। बिजनेस को लेकर अगर आपको 5 पॉइंटर्स का एक छोटा सा लेसन बनाना होता, तो कौन से 5 पॉइंटर्स होते स्टूडेंट्स के लिए, फॉर अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव? ठीक है, अ फ्रेंडशिप बिल्ड ऑन बिजनेस इज बेटर देन अ बिजनेस बिल्ड ऑन फ्रेंडशिप, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर आपको लाइफ में गिव करना है, सबसे पहले आपको खुद अर्न करना ज़रूरी है, फाइनेंशियल साइकिल आपको बना के रखनी पड़ेगी। रूल नंबर 3, आपके सिर्फ कुछ ही लोग हैं ज़िंदगी में जो आपका भला चाहते हैं, आप खुद, आपके पापा, आपके मम्मी, चौथा नहीं है। हैं भी तो वो आपके मेंटर्स हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पॉइंट के बाद में कितना उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको इनपुट हर जगह से लेना है, और आपको एग्जीक्यूट फिर खुद के डिसीजन से लेके करनी है। 5th, आप कोई भी नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हो, एटलीस्ट पहले उसके 100 पोटेंशियल कस्टमर से पूछो, उन्हें चाहिए भी। हम अपने दिमाग में ही एक बड़ी सी पिक्चर बना लेते हैं, ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, किसी के भी डोर पे नॉक करके आपने पूछा नहीं है। और ये मुझे खुद के एक एक्सपीरियंस से पता चला। दिल्ली में कुछ इंसिडेंट हुआ था कुछ गर्ल सेफ्टी को लेके, और मुझे लगा था यार कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लड़कियाँ जाके फाइट कर सकें। जब भी ऐसा कोई सीन होता है, न्यूज़ चैनल पे कुछ 1-2 यूट्यूब के वीडियो चला देते हैं जहाँ पे कुछ बॉलीवुड एक्टर आएंगे, वो बताएंगे कि डिफेंस कैसे करना है। वो देखने में अच्छा लग रहा है कि यार ओके, किसी ने गला पकड़ा है तो आप ऐसे कर दोगे, पर करके तो नहीं देखा ना किसी ने, लड़की ने करके नहीं देखा, प्रैक्टिस नहीं है उसे। तो क्यों ना ऐसे जिम्स बनाए जाएं जहाँ पे लड़कियाँ फीमेल ट्रेनर्स के साथ लड़ें, चीज़ें एग्जीक्यूट हों। मैं सोचा कौन मना करेगा यार, इसके लिए मिनिमल फीस रखेंगे, जो बच्चियाँ होंगी उनके वैन सर्विस रख देंगे, घर से पिक करेंगी, घर से जाएंगी, दिन का टाइम रखेंगे, सब चीज़ें सेफ होंगी। मैं बहुत पोस्ट सोसाइटी में गया था सबसे पहले, और आप मानोगे नहीं, मैं मुझे मना मिला वहाँ से, ना मिला। मैंने पूछा ऐसा हम कुछ करना है, आप भेजना चाहोगे अपनी बेटी को? नहीं। उन्होंने पैसे ही नहीं पूछे मुझसे मैं कितना चार्ज करूँगा। बोले नहीं हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजते अपनी बच्चियों को। मैं मुड़ के ऐसे जाने वाला था, फिर
शायद मैंने पूछा या उन्होंने, उनके पीछे एक लड़का भी खेल रहा था, उन्होंने खुद बोला ये लड़का आ जाएगा। मैं कहा पैसे तो पूछ लो पहले। बोले नहीं, लड़के को हम भेज देंगे। और वो बहुत पुअर सोसाइटी थी। तो मैं कहा ओके। तो पहले आपको 100 लोगों से पूछना जरूरी है कि इसकी रिक्वायरमेंट है भी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और एक और मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत में खुद भागो अगर भाग सकते हो तो। और अगर आप आज के दिन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप सोशल मीडिया ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप लैग, आप पीछे रह जाओगे रेस में। एक और जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आज के दिन चीज़ ये नहीं है कि, पॉइंट ये है कि आप तेज भाग रहे हो या नहीं। भाग रहे हो मैटर नहीं करता, क्या इतना तेज भाग रहे हो कि पीछे वाले रह जाएं। जैसे हम अपनी कंटेंट वर्ल्ड में बोलते हैं, एक पॉइंट के बाद तो क्वालिटी मैटर करने लग जाती है, पर आपका कंटेंट बल्क आउट होता जाना चाहिए। अगर एज अ क्रिएटर हम समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, वो इंपॉर्टेंट है कि आप बल्क आउट करते रहो, वो बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो कि यार ये चीज़ अच्छी है बुरी है, डालना ज़रूरी है पहले। लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में वो नहीं सोचना, डालो फिर दोबारा डालो फिर डालो, वो चीज़ आपको सिखा देगी कि क्या राइट चीज़ है। दैट्स इट। नहीं, डेफिनेटली यार। आई ऑल्सो फील कि एक और लेसन मैंने हाल ही में सीखा है, और वो है कि 2020s और 2030s में जो लोग कोलैबोरेट करेंगे उनके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली इंडिया में। अगर इंडिया के बिजनेस स्टोरीज को स्टडी किया जाए तो सबसे बड़े बिजनेसेस तब बने जब लोगों ने कोलैबोरेट किया है। और ये ऑनेस्टली आई फील कि ये जो डिवाइड एंड रूल की मेंटालिटी की बात होती है ना, जो ब्रिटिशर्स ने यूज़ करी हमारे अगेंस्ट, ये कल्चर रह गया ब्रिटिश टाइम से, और अभी वो कल्चर मिटने लगा है। डेफिनेटली इंडिया एक कंपेटिटिव जगह है, बट आप अकेले कंपटीशन मत करो। टेनिस के बदले फुटबॉल खेलो, मतलब टीम के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ टीम के साथ बनाओ। हाँ, कोलैबोरेशन आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेशन। क्योंकि आपकी एकदम से स्ट्रेंथ, एक तो ये मेंटालिटी हमें हटानी पड़ेगी। जैसे कि मान लो आपको एक शहर में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो या तो आप ये कर सकते हो पूरे शहर की बिल्डिंग तोड़ाओ या फिर आप ये कर सकते हो आप अपनी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करते जाओ। तो कभी भी कंपटीशन, यार आप बाकियों को काटने की मत सोचो, बाकियों को अप्रिशिएट करो इफ पॉसिबल, राइट। वो सीखने की कोशिश करो उस बंदे ने क्या किया कि यार वो चीज़ वो लेके चला गया। जेलस थोड़ी ना होना है यार, हर बंदा अपना लाइफ में कुछ ना कुछ पैसा कमा रहा होता है। आप जेलस मत हो, ये सीखो कि यार उसने क्या चीज़ करी, क्या मैं चीज़ अपने में एग्जीक्यूट करके वो चीज़ लेके आ सकता हूँ, और तब आपकी ऐसे ग्रोथ आ रही होगी। कोलैबोरेट करो इफ पॉसिबल, राइट। एंड बस, डेफिनेटली कोलैबोरेशन तो रिक्वायर्ड है। हम जो अभी कर रहे हैं ये भी एक तरह से आप सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कोलैबोरेशन है, 100%। और हम दोनों बात कर रहे हैं। हाँ, ये मीडिया वर्ल्ड की एक अच्छी बात है कि आई फील, एंड ये मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों से बात करके भी ये सीखा है कि इंडिया में हर इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव नहीं होती, पर मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव होती है। मतलब मीडिया इंडस्ट्री में भी कंपटीशन रहता है, बट मोस्टली वो वाइब कोलैबोरेटिव रहती है, वाइब पॉजिटिव रहती है। वुड यू अग्री? आपकी क्या राय है? टोटली इस यहाँ पे तो बहुत इजी कोलैबोरेशन हो जाते हैं। अभी हमने प्लान बनाया, कोलैबोरेशन हो गया। बाकी सेक्टर्स में तो प्रॉपर आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं पहले, अगर आपको कोलैबोरेट करना है तो हमारी ये शर्तें होंगी, आपकी ये शर्तें होंगी, फिर आप कोलैबोरेट कर रहे हो तो। आपको क्या लगता है कि मतलब आप लाइफ लॉन्ग एक एडुकेटर रहोगे, एडुकेशन के अलावा भी और कोई सेक्टर में इवेंचुअली एंटर करोगे? एजुकेटर, अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा क्या लाइफ लॉन्ग, मुझे नहीं पता। मेरे प्लान्स तो वैसे, टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इस साल भी अपना बैच स्टार्ट किया था, मैंने कहा था मैं मैक्स टू मैक्स 2-3 साल फिजिक्स और पढ़ाऊंगा। मैं एक किताब लिखूंगा फिजिक्स की और मैं आउट हो जाऊंगा इस गेम से, अच्छे से देख लिया इस डोमेन को। उसके बाद मेरा यूँ है कि पढ़ाई सिर्फ फिजिक्स की नहीं होती, पढ़ाई और भी चीज़ों की होती है। मुझे सेमिनार्स लेने बहुत पसंद है, तो वो चीज़ जो मेरे को वाइब देती है आज के दिन, तो मैं चाहता हूँ कि वैसे मेरे फ्यूचर गोल्स हैं। कल को जो गांव वगैरह हैं, जैसे मेरे एक दोस्त हैं वो गांव खरीद रहे हैं, और गांव खरीदने के बाद जो अंदर के बच्चे उन्हें पढ़ा रहे हैं। मैं कहा यार सुन के ही कितना अच्छा लगा, गांव खरीद रहे हैं। और तो गांव खरीदने का मतलब ये नहीं कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, बेसिकली वहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली। तो वो चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब देती है। फिर मेरे को लगता है कि यार कुछ वैसी सी लाइफ, रणदीप हुड्डा स्टाइल आपके जो फार्म्स वगैरह होते हैं, आप थोड़ा एनिमल्स मेरे को पसंद है उस टाइप के। तो है कि एक पॉइंट पे आए हम जहाँ पे हम ठीक कमर्शियल्स अर्न कर रहे हो।
आज के पास दिन में ऑनलाइन दे सकता हूँ कमर्शियल्स, और ऐसा नहीं है कि आसानी से दे पा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे लिख देते हैं भैया आपके पास तो शायद पैसे पड़े हैं इसलिए आप लगा देते हो, ट्रस्ट में फालतू नहीं पड़े हैं। वो हम कर रहे होते हैं जिससे कि हम कल को और बड़े हो सकें और हम और ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें, वही आपको करना पड़ेगा। आप तो जैसे मेरे को बहुत देर बाद एक चीज़ रियलाइज़ हुई, मुझे लगता था हम यूट्यूब पे उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पास उतने शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है। बाद में हिट हुआ जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। उनके पास है अपॉर्चुनिटीज। जो बंदे हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां तो हम पहुंच ही नहीं रहे। तो वो चीज़ मेरे को तब रियलाइज़ हुई जब वहीं आपके अलवर साइड से एक बंदे आए, कोचिंग वोचिंग कराते थे, और उन्होंने कहा यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। तो मैं उन्हें बार बार बोल रहा सर ऑनलाइन पे पढ़ा दो ना, फ्री है, बच्चा देख लेगा। उन्होंने मेरे को आधे घंटे बैठ के समझाया ऑनलाइन है ही नहीं वहाँ पे, और वो इंग्लिश में भी नहीं पढ़ते हैं, वो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ें, जेई की तैयारी करें। मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि ओके हम शायद अभी बहुत लैक कर रहे हैं, पर ठीक है। वहाँ तक पहुँचने का प्लान क्या है? प्लान जैसे कुछ लोगों से मैंने बात करी, चीज़ें ऑलरेडी बन रखी हैं। वो ये करते हैं, आपकी एक गाड़ी लेते हैं, एनजीओ बना रखे हैं उन्होंने, एक गाड़ी लेते हैं, और आपके जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं काफ़ी, जिन्हें अपने सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, उन्हें बाहर फॉरेन पढ़ने जाना है कि हमने फलाना सोशल सर्विस करी है, तो आप उन्हें 1-2 महीने के लिए इंटर्नशिप देते हो। उस गाड़ी के अंदर एक टीवी लग रखा होता है और 2-3 आपके आईपैड टाइप्स होते हैं। अब आपके गूगल ने ही ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, जैसे राम आम खाता है, छोटा बच्चा बोलता है तो अपने आप हाईलाइट होता जाएगा राम आम खाता है। तो आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपको एक गाड़ी चाहिए, चाहे सेकेंड हैंड लो, 2-3 बंदे चाहिए, वो पर्टिकुलर लोग उस गांव में रोज जाते रहें स्पेसिफिक टाइम के लिए। आपके पास बस इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस हों कि आप वो गाड़ी, टैबलेट्स वगैरह, उनके रहने का छोटा सा दरी, टेंट वगैरह, ये चीज़ें लगा सको, और ये चीज़ आप स्केल कर सको। ये फनल बनाने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो मैं देख रहा हूँ कहाँ से हम बटोर सकें, इकट्ठा कर सकें। दैट्स इट। पर मतलब आपको लगता है कि 10 साल के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंटरनेट 10 की साल वजह के से, बाद रिलायंस मेरे जियो को की वजह से? 10 साल में तो मुझे ये लगता है इंटरनेट पहुंच जाएगा सब तक। जैसे अगर हम देखें लगता है अपने आप आपको? बहुत ज़्यादा अगर हम देखो यार, सब तक तो नहीं पहुंच पाएगा, पर मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से हम ऑफलाइन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, उससे फास्ट ऑनलाइन इस चीज़ को ओवरटेक कर देगा। 100% नहीं, पर एक मेजॉरिटी। तो हम मीनवाइल ये कर सकते हैं, हम अपने ऑफलाइन भी अपने बच्चों को जाके अगर पढ़ा सकें, गोल है मेरा अगले साल हम ये चीज़ स्टार्ट कर सकें। थोड़े स्टूपिड गोल आते रहते हैं मेरे, कुछ तो बताऊंगा भी नहीं, मम्मी बहुत डांटती है मेरे को। कुछ फिर बता दो, 1-2 स्टूपिड गोल बता दो यहाँ। मैं इस साल अडॉप्ट करने वाला था एक बच्चा, फिर मैंने नहीं। ओ वाह। तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, अभी तुम खुद संभले हो नहीं, अडॉप्ट करना है, तुम्हें पता भी नहीं है तुम बोल क्या रहे हो। पापा को मैंने 1 सेकंड के लिए कन्विंस कर लिया था, फिर पापा भी मम्मी की टीम में हो गए। आई फील कि जब मैं मेरा कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैं पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ, तो मुझे लोगों के माइंडसेट्स के बारे में पता चलता है, लोगों के स्टोरीज के बारे में पता चलता है। उसकी वजह से मैं खुद एक बेहतर स्टोरी टेलर बन जाता हूँ और मैं माइंडसेट, साइकोलॉजी अच्छे से समझने लगता हूँ। तो आप एडुकेशन का कंटेंट बनाते हो, एडुकेशन रिलेटेड आपके बिजनेसेस है, आप हमेशा वो एडुकेशन के जोन में आपका दिमाग चलता रहता है। उस चीज़ की वजह से आपने एडुकेशन के वैल्यू के बारे में क्या समझा है? एडुकेशन की वजह से एक बच्चे के दिमाग में क्या हो जाता है? मतलब मान लो कि केस ए, वो बच्चे ने एडुकेशन को हाफ वे छोड़ दिया, और केस बी हायर एडुकेशन कंप्लीट किया। आई नो कि ये आंसर बहुत ऑब्वियस लगेगा लोगों को, बट आई फील कि ऑन अ वेरी डीप लेवल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदल जाता है। और लोग कहते हैं कि अगेन आई एम ब्रिंगिंग द केस ऑफ पॉलिटिक्स, लोग कहते हैं कि जिन एरियाज में एडुकेशन कम होती है वो वोट बैंक्स होती है, क्योंकि वहाँ लोगों के इमोशंस के साथ खेल के, जज्बातों के साथ खेल के आप उनके वोट्स जीत सकते हो। पर अगर वही वोट बैंक कंप्लीटली एडुकेटेड होगी, तो फिर वहाँ के वोट्स जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसकी वजह से पूरी सोसाइटी लेवल अप हो जाएगी। तो वो नज़रिए से मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि एडुकेशन की वजह से क्या होता है किसी के दिमाग के साथ? ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स आंसर है, एक कोने से पकड़ के स्टार्ट करते हैं, बस कुछ कुछ मैं पॉइंट्स जोड़ने की कोशिश करता हूँ। पहले मुझे लगा था आप ये पूछ रहे हो कि पढ़ाने के तरीके में आपको कुछ पता चला क्या, कि मेरे को एक तो ऐसा लगता है कि अपनी स्कूल लाइफ में कुछ 2-3 टीचर ज़रूर होते हैं जो कि हर बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी लाइफ में। ये मेरे टीचर फेवरेट टीचर हैं।
एक टीचर का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो आके फिजिक्स पढ़ा दें, वो तो इजी काम है, वो तो आप पढ़ाई दोगे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। हम 12th में होते थे वैसे 5 सब्जेक्ट हैंडल करते थे, अब वैसा एक सब्जेक्ट बस पढ़ाना है। तो फिजिक्स पढ़ाना कोई टफ नहीं, फिजिक्स के साथ आप और क्या लाइफ स्किल्स दे रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने वो जो 2 साल उस बच्चे को पढ़ाया उसका माइंडसेट आप बदल सके, क्या ठीक है यार अभी तो अपन अपना 100% दे रहे हैं, पर जब तुम कॉलेज जाओ ना तो ऐसा कुछ जरूर फोड़ना है। मेरी ये गलतियां रही हैं पूरे टाइम में, ये तो तुम्हें पता है अब, ठीक है, ऑल्दो तुम सीधी मान नहीं जाओगे, खुद भी करोगे वो गलतियां, पर तुम्हें इससे अब बड़ा फोड़ना है, सोच हमेशा वहां रखनी है। तो एक टीचर का काम ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को, स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट कर सके कुछ नेक्स्ट लेवल का, कि यार उसका माइंडसेट ठीक कर दे। सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, माइंडसेट इज इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्ट तो साथ में हो जाता है। दूसरा आपने पूछा था कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, आपने केस ए केस भी लिया। आज के दिन ठीक है हम स्कूल में एक सर्टेन एजुकेशन ले रहे हैं मुझे लग रहा है, पर जो रीसेंट जनरेशन है पिछले 2-3 साल की, वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एजुकेशन ले रही है, स्पेशली आपके सोशल इश्यूज के ऊपर, राइट। और वो चीज़ अच्छी भी है, कुछ केसेस में ख़राब है, क्योंकि आपके काफ़ी र्यूमर्स और कचरा भी डल रखा है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपको राइट सोर्सेज से बंदा पकड़े तो आजकल के बच्चों की काफ़ी ज़्यादा लिबरल थॉट है। कभी कभी तो मैं यंग बंदों से बात करता हूँ, मुझे लगता है शायद मेरी लिबरल नहीं है, ये इससे ये सीखने को मिला मैं शायद गलत सोच रहा हूँ। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है अगर हम सोशल इशू वाइज देखें। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, पॉलिटिक्स और रिलीजन वाली चीज़ों में दूर ही रहना चाहता हूँ, पर मैंने जितने बच्चों को देखा आज के दिन वो पॉलिटिकली अवेयर हैं, या तो हो सकता है वो इंजीनियरिंग के बच्चों से मैं ज़्यादा डील करता हूँ इसलिए, पर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब उन्हें यूं है कि तो ठीक किस है चीज उन्हें में बेवकूफ़ इंटरेस्ट है नहीं उनका? बना सकते आप, पर उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो उस टाइप के से हैं। मतलब वो बीच में थोड़ा सा कमेंट कर देंगे XYZ के बारे में, ABC के बारे में, पर वो खुद पे फोकस कर रहे हैं कि उनका मतलब इंटरेस्ट जैसे उनका इंटरेस्ट कहाँ है वो फिर? खुद पे काम कर रहे हो। कि मान लो आपने टॉफ़ी खाई, आज के दिन मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, लोग रैपर बाहर नहीं फेंकते एटलीस्ट। आजकल का जो बच्चा जो स्कूल में पढ़ा हुआ है, अब मुझे नहीं पता वो कैसे एकदम से, चाहे सोशल मीडिया की वजह से हुआ या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से हुआ, आज के दिन वो बाहर नहीं फेंकेगा, वो यूँ सोचेगा मैं इसको गाड़ी में ही रख लूँ या मैं इसको जेब में रख लूँ, बाद में फेंक दूंगा। वो डस्टबिन के पास वाले इलाके में फेंक आएगा, अगर डस्टबिन के अंदर ही नहीं तो। इतना फेज में हम आ चुके हैं अभी। तो वो मेरे को एक बढ़िया चीज़। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो नई जनरेशन आ रही है ये ज्यादा सेल्फ हाँ, इम्प्रूवमेंट सेल्फ ड्रिवन है इम्प्रूवमेंट ड्रिवन है, हमारी जनरेशन से। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ड्रिवन है ये। रादर देन लुकिंग आउटसाइड दे लुक जो कि एक इनसाइड, अच्छी बात है। ऐसे। मुझे लगता है सोशल मीडिया ने वो करा है चेंज। आप राइट, आपको यार पहले होता था कुछ लोगों को ही वो ज्ञान की बातें पता चल रही हैं जिन्होंने कुछ किताबें पढ़ रखी हैं या जिनका लाइफ एक्सपीरियंस उतना रिच है। आज के दिन वो चीज़ें शेयर हो रही हैं पूरी दुनिया के साथ, तो हर बंदा अपना पर्सपेक्टिव धीरे धीरे बदलता जा रहा है और अच्छे के लिए बदल रहा है, बस। अभी एक भारी सवाल हाँ पूछने हाँ। वाला हूँ। आपको कभी पॉलिटिक्स में एंटर करना है? मेरे को पॉलिटिक्स में एंटर करना है। मैं अपने बच्चों को एक चीज़ बोलता हूँ ऐसे, यार कुछ इतना बड़ा सोचो कि तुम्हारे बच्चे पार्लियामेंट में बैडमिंटन खेले ये मतलब वैसे वैसे बोलना होता है कि यार बहुत बड़ा सोचो, क्या सोच सकते हो वाइल्ड से वाइल्ड, तो ऐसा कुछ सोचो कि तुम्हारे बच्चे पार्लियामेंट में बैडमिंटन खेले, इस तरह का कुछ। आ, मेरा सच कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पापा का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। नहीं। पता नहीं यार आई फील मुझे, कि मेरे 20-30 चीज़ें दिमाग में एकदम से सडनली आई। पहली बात तो मैं जिन जिन बच्चों के साथ जैसे रहा हूँ उन्हें शुरुआत से एज अ एजुकेटर देखा है, कल को देखें ओहो ये तो पॉलिटिक्स में घुस गया, पता नहीं उस चीज़ को कैसे देखेंगे। और मैंने यूँ ज़रूर सोचा है कि यार कल को हमारे फ्यूचर में स्कूल्स हों, राइट, लाइफ स्कूल्स जिन्हें मैं बोलना चाहता हूँ। और अच्छा क्वेश्चन है। मैंने तो ये सोचा है कि जो इंडिया के लाइक माइंडेड एक इन्फ्लुएंसर्स सेकंड, हैं उन्हें साथ में मिलाकर एक नई सोचने दो मेरे को, मैं इस पे क्यों रहना इतना ना डायरेक्ट किसी ने नहीं पूछा सोच मुझसे। लो भाई। हाँ। ये टीआरएस की खास बात है।
आह, बुराई नहीं है, जाया जा सकता है। हम अभी जब सोच मैं पर मैं हमेशा ये एक नहीं कह रहा मैं जाऊंगा, मेरे बोलो दिमाग में बोलो। प्लान नहीं है, पर जाया जा सकता है। पर मेरे को यूं लगता है मेरा प्लेटफॉर्म अगर सारी चीज़ें ठीक रही, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे देंगे बच्चे कि मैं अपना मैसेज वैसे ही पहुंचा सकूं। देखो यार, काफ़ी लोग हमारे हिस्ट्री में है ना ऐसे रहे हैं जो कि सरकार का पार्ट नहीं थे, पर सरकार से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे के चले गए आज़ादी के दौरान भी। राइट, भगत हम्म सिंह थे, कितने लोग हम्म हैं आपके, वो सरकार का पार्ट नहीं है पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और वही चीज़ मैंने, ये एग्जांपल मैंने अपने पापा को बताया था जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ रहा था। पापा, बहुत लोग हैं, अगर सोसाइटी में कुछ करना है तो ये भी कर सकते हो। तो ठीक है, एज सच प्लान्स नहीं है, पर इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। राइट। हम्म। आई फील कि मेरा भी गोल यही है कि बिजनेस के थ्रू मुझे देश बदलना है। पर अगर मुझे ये लगा कि हाँ अभी बिजनेस में सैचुरेशन पॉइंट हमारा आ गया, फिर उसके बाद अगर मुझे और भी ज़्यादा देश को बदलना है, फिर मैं पॉलिटिक्स में घुसूंगा और मेरे सारे लाइक माइंडेड इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स को लेकर घुसूंगा कि चलो आपको भी बदलना है देश, आपको भी बदलना है देश, साथ में जाकर बदलेंगे। बट ये 2030s 2040s की बात है। मैंने ये आने वाले डेकेड के लिए बिजनेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, मुझे बहुत कुछ करना है। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कह रहे हो एकदम परफेक्ट। अगर आप सोचोगे ही नहीं, विजन ही नहीं लोगे, तो वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। आपको सपना लेना हम्म पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। आपको ऐसे मैं बन गया हूँ मंत्री, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेज तक सोचना पड़ेगा, तब जाके आप उस डायरेक्शन में जा रहे होते हो। डेफिनेटली आई फील कि जो आपने कहा ना, आपकी यूट्यूब की स्टोरी आपने बताई थी, तभी भी लोग आपको डाउट करेंगे और 10 साल बाद भी आपको लोग डाउट करेंगे, 20 साल बाद भी आपको लोग डाउट करेंगे। पर आपको ये बड़ी बड़ी विजन्स लाने की आदत होनी चाहिए लाइफ में। आई फील कि दैट्स द कोर, एंड उसको एग्जीक्यूशन के साथ बैकअप करना चाहिए। बट चलो अभी हम, ये जो आपने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन अलग सोचती है, मैं आपको उनकी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो बच्चे अभी प्राइमरी स्कूल में हैं, अभी मान लो प्राइमरी स्कूल मतलब वो 9 साल के हुए हैं, मतलब उनका बर्थ ईयर 2011 है मैक्सिमम, 2011 के बाद जो बॉर्न हुए थे। तो उन लोगों की सोच आपको क्या लगता है किस तरीके से अलग है? वो टोटल बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंट जनरेशन गैप। जैसे कि हम हर सेक्टर में देखें, सबसे पहले स्कूलिंग सिस्टम को देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बोल रहे हैं, अगर वैसी रही, बच्चा 6 7 क्लास से कोडिंग सीख रहा होगा, उसके पास ऑप्शन ये है, एक फिजिक्स का बच्चा साथ में अपना पॉल साइंस पढ़ सकता है। तो ऐसा हो रहा होगा एक पॉइंट के बाद कि मेरे हिसाब से कॉलेजेस की इम्पोर्टेंस उतनी रहेगी ही नहीं। आज के दिन हम आईआईटी इसलिए जाते हैं जिससे कि वहाँ पे जो कंपनी फेसबुक आती है वो मेरे को जॉब दे दे। बट व्हाट इफ कल को उन्होंने देखा एक छठी का बच्चा जो कि 10वीं में पहुंचा है, पिछले 4 साल से इतनी स्किल एक्वायर कर चुका है कि हम इसे सीधा उठाना स्टार्ट करें। और ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा, आज के दिन भी इतने सारे आपके कंपटीशन होते हैं, गूगल का किक स्टार्ट है, आपका जी सॉक होता है, ये बंदे होते हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाती है, इनका सीवी में बाहर होता है। कल को पता चला कि गूगल ने अपने एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं कि यार ये मेरे 5 हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अपने प्रोसेसर निकाल रखे हैं, ये मेरी फनल है अगर मेरे तक पहुंचना है, फेसबुक ने अपनी फनल निकाल रखी है। राइट, जैसे पुराने ज़माने में इंजीनियरिंग के अलग अलग एग्जाम्स होते थे, फिर अभी पिछले 5 6 साल पहले जेई मेंस एक नाम कर दिया। राइट, और उसके अंदर सारे छोटे छोटे भी जोड़ दिए। सिमिलरली हो सकता है ये सारे की सारी कंपनीज अपने पहले इंडिविजुअल फनल्स बनाएं, कल को इनकी कॉमन फनल हो। और आज के दिन भी कॉमन फनल हैं, काफ़ी सारे आपके प्लेटफॉर्म है, कोड फोर्सेस हो गया, कोड शेफ हो गया, जिन पे आपकी जितनी रेटिंग है उससे आपका सीवी भारी होता है और ये कंपनी आपको प्रेफरेंस दे रही होती हैं। और वो चीज़ बहुत सही हो जाएगी, क्योंकि मेरे को तो फिर बच्चा जेई के लिए नहीं पढ़ रहा, फिर बच्चा, कुछ होते हैं मेरी क्लास में कितने, उन्हें कोडिंग करनी थी पर उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, और कुछ रिलेशन भी नहीं है दोनों का। तो इस हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। आज से आने वाले समय में यूं भी हो सकता है कि जो ये कॉलेजेस हैं ये नाम नाम की बिल्डिंग रह जाएं, जहाँ पे बच्चे आके बस अपना सोशल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बात कैसे कर सकते हैं, सोसाइटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर जो स्किल सेट है वो ऑनलाइन सीख रहे हैं। अनटिल अनलेस उनकी ब्रांच ऐसी है जहाँ पे उनको भाई ऑफलाइन प्रैक्टिकल लैब्स चाहिए, जैसे कि मान लो कि भाई वो वेल्डिंग कर रहे हैं, घिसाई वगैरह कुछ कर रहे हैं, हमारी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होते थे ये, उस केस में तो उसे चाहिए कॉलेज। पर ये जो सॉफ्ट स्किल्स वाले हैं, यहाँ पे वो बंदे सिर्फ कॉलेज में बात करेंगे, टोटली आईआईटी एनआईटी डिपेंडेंट ये चीज़ें नहीं हो रही होंगी। ये एक पिक्चर दिखती है। लिबरल तो मुझे लगता है कि जैसे यार एक पॉइंट होता था, हम, आपको याद हो, मगर मम्मी पापा भी बोलते थे यार ये अंग्रेजों के काम है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड है,
वहां पे डाइवोर्सेस ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि आज से इनफैक्ट वो चीज स्टार्ट हो चुकी है। आपने एक वीडियो भी बनाया था इंडिया में कितने डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं सडनली, राइट? मैंने उस चीज को देखा, मैं खुद ही अलार्म हूँ भाई साहब, ये क्या हो रहा है। आने वाले 5-10 साल में वो चीज इसलिए आपको समझनी पड़ेगी। आज से अगर हम 10-20 साल पहले देखें, मैं नहीं कह रहा हर जगह, पर मेजॉरिटी केसेस में फादर अर्न कर रहे होते थे और मम्मी हाउसवाइफ होती थी, तो एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस थोड़ी सी रहती थी। मेरे घर में भी सेम चीज है। तो आज के दिन वो सीन नहीं है। आज के दिन पैसा कमाना फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की नहीं है। फर्स्ट ये कि क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, राइट? तो वहां पे बंदा देखता है कि कहीं मेरे को बांधा तो नहीं जा रहा है। तो वो चीज, क्या आपने एक दूसरे की बाउंड्रीज बना रखी हैं? ये मेरा डोमेन, ये आपका डोमेन, मेरी बाउंड्री के डिसीजंस मेरे हैं, ये मेरा फोर्टे है, ये आपका है। यहाँ पे मैं बेंड, यहाँ पे आप बेंड। वो आप चीज तभी पता चलती है जो आपने जैसे अपने उसमें कहा था, कुछ 3 years 7 years, राइट? 3 year itch बोलते हैं, 3 year itch 7 year itch। 3 साल 3 आपने year उनके साथ itch, बिताए तो आपको पता चलता है कि हाँ ये मेरे लिए है या नहीं है। हाँ या नहीं है। अब इसे अगर थोड़े से उम्र में बड़े लोग देख लेंगे तो हमें बोलेंगे ये कितने गंदे लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं। पर ये फैक्ट है आज के दिन। आप अगर इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करोगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके लाइफ के जो 2 सबसे बड़े डिसीजंस होते हैं, एक आपका करियर का, एक आप किसके साथ अपनी लाइफ जीते हो, उनमें से कहीं एक के साथ आप खराब ना जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में। तो मैं तो इनफैक्ट आजकल जब सेमिनार्स में जाता हूँ, कॉलेजेस में बच्चों को बोलता हूँ कि नो अबाउट द अदर हाफ वर्ल्ड, कि भाई जो दूसरा जेंडर है, ठीक है भाई, कॉलेज में पढ़ना है। मैं तो बोल रखा है, अगर यार तुम्हारे टॉप कॉलेजेस हैं, आईआईटी जहाँ पे सारी प्लेसमेंट्स मिलती हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, तो ठीक है यार, आप अपना कॉलेज में रिलेशनशिप रखो, वो एक इंपॉर्टेंट फेज है आज के दिन, जरूरी है वो, राइट? आपका अगर यूं है यार, हम टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में और हमें प्लेसमेंट के लिए ऑफ कैंपस जाके और मेहनत करनी पड़ेगी, पहले अपनी फाइनेंशियल साइड स्ट्रांग कर लो। मीनवाइल यार, आप अपने एटलीस्ट दोस्त तो रखो। और अगर आप रिलेशनशिप भी रखते हो तो ये चीज ध्यान रखना कि रिलेशनशिप ठीक है, पर एक पॉइंट पे आपकी फाइनेंशियल क्लॉक क्लिक करेगी, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है, राइट? अगर नेहा को घुमा ही रहे हैं तो पापा के पैसे पे नहीं, अपने पैसे पे घुमाए। नहीं डेफिनेटली यार। आपको आपने अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, बट आपने कहीं आई थिंक मेंटल हेल्थ इश्यूज को थोड़ा सा हाईलाइट किया था जब हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। तो आपने सोशल डिलेमा देखी है नेटफ्लिक्स पर? हाँ शायद मैंने देखी है, मैं याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा क्लिप देख लूंगा तो मैं नाम याद नहीं आ रहा कि वो वही है क्या। सोशल डिलेमा मतलब वो सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंटरी बनी थी और हाँ बेसिकली उसका देखिए मैंने। लॉजिक, हाँ तो उस डॉक्यूमेंट्री में लॉजिक दिया गया है कि सोशल मीडिया यूजेज की वजह से वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग अभी वैलिडेशन को खोज रहे हैं, लाइक्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, कमेंट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। क्या आप भी ये नोटिस करते हो एज कम्पेयर टू आर जनरेशन? आई फील अमन एंड रणवीर आर वन जनरेशन, और फिर जो बच्चे 99 ऑनवर्ड्स बॉर्न है वो अलग है। तो क्या उनकी जनरेशन में 2000 बहुत के ज्यादा बाद वाले आप, हाँ बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज है? उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज नाम दूं या नहीं ये नहीं पता, पर सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो फैक्ट। जैसे कि मैं रैंडम आपको एग्जांपल्स देता हूँ, मुझे नहीं पता वो चीज़ अच्छी है या ख़राब है, ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए तो बहुत ख़राब है वो चीज़। आप एक रैंडम बच्चे के पास जाओ, उससे आप 11-12 का बच्चा है, ये कैसी उम्र है, अनटिल अनलेस आपने ऑलरेडी कोई अपना साइड पैशन पे पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे, स्टेट नेशनल लेवल पे थे, तब आप अपने एग्जाम छोड़ो, समझ आता है। अदरवाइज 11-12 पे फोकस दो। अभी हमने जो सिस्टम बन रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा गोल होना चाहिए एक ठीक कॉलेज मिल जाए, जितना अच्छा मिल सके, एटलीस्ट आप अपना 100% दो। फिर आपके 80 आते हैं, 70 आते हैं, 60 आते हैं, 90 आते हैं, वो अलग बात है, राइट? ट्रू। सरकारी कॉलेज मिल जाता है, फीस कम लगती है, हर जगह आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, पापा के पैसे कम लगते हैं। तो मैं भूल गया मैं क्या चीज़ बोल रहा था। हाँ, तो मैंने, आप बच्चों से पूछो कि यार तुम्हें फलाना फॉर्मूला याद है, या नॉर्मल बेसिक नहीं पता, पर आप उन्हें ये पूछ लो यार ये बुगाटी फलाना आई है, ये 1 माइल कितने सेकंड में करती है, 0 to 100 कितने सेकंड में जाती है, अच्छा सबसे एक्सपेंसिव कार कौन सी है, अच्छा अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, अच्छा ये चीज़ें उन्हें इतनी ज़्यादा पता हैं। तो मैं देखता हूँ यार, क्रिएटर मैं हूँ, आप हो,
कायदे से यूट्यूब की चीज़ें हमें ज़्यादा पता होना चाहिए, कौन ज़्यादा अपलोड कर रहा है। मैं देख रहा हूँ तो मुझसे 4-4 5-5 साल छोटे, 8-8 साल, उनको तो अलग ही लेवल की चीज़ें पता है। वो यूट्यूबर ये कर रहे हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया है, इन्होंने ये रिप्लाई किया है। मैंने कहा कर क्या रहे हो? मतलब लाइफ तो तुम्हारी है ना, अपनी लाइफ के साथ हम क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा इस चीज़ पे अब डिपेंडेंसी है कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, हमने एसोसिएट कर लिया है। अब वो एक लिमिटेड हो और वो रिफाइंड फिल्टर्ड हो, तब सेंस बनाता है। देखो जैसे यार आपकी लाइफ में आपने पूरा भाग दौड़ करी, ठीक है, फिर आपको 10-15 मिनट के लिए रिलैक्सेशन चाहिए, आप गाने सुनते हो, आप व्लॉग्स देखते हो, एक दूसरे की ज़िंदगी में जाते हो, 15 मिनट की खुशी मिलती है आपको, और पता चला आपका दिन का शुरुआत का 2 घंटे इंस्टाग्राम की रील्स हैं और रात को सोने से पहले वाला 1.5 घंटा वो ही है, तो फिर आपके दिमाग में आपने भयंकर लेवल का कचरा भरा हुआ है। वो आज के दिन मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वो आपका डोपामिन लेवल इतना ज़्यादा राइज कर देता है, स्पेशली ये 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड की क्लिप जो एक एक यूं बदलती रहती हैं। आप उस लेवल से आने के बाद किताब पे नहीं बैठ सकते। आपको लगे क्या कर रहा हूँ मैं, और वो 15 सेकंड में एंटरटेनमेंट हो रहा था, यहाँ पे वो पन्ना नहीं पलटता 10 मिनट तक, तो आप बोर होगी और उसमें मन भी नहीं है। तो ये एक तरह से पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, कंपटीशन हटा रहा है, नॉन पढ़ने वाले बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पर जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके लिए खराब चीज़ है ये बात तन्मय और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी मुझसे कही थी कि ये जो डोपामीन का लॉजिक आपने समझाया कि शॉर्ट कंटेंट की वजह से आपके एवरेज डोपामीन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर जब आप वो छोड़ देते हो तो फिर एक ड्रॉप फील हो जाता है, और उस ड्रॉप की वजह से शायद दैट्स वन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। बट अभी कॉन्ट्रास्ट में मैं आपको पॉडकास्ट के बारे में पूछना चाहता हूँ। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या आप पॉडकास्ट सुनते हो खुद? आप पॉडकास्ट कंज्यूम करते हो? मैं पॉडकास्ट कंज्यूम करता हूँ, पर मतलब मैंने पूरी ऐसे आज तक मिला के शायद 25-30 पॉडकास्ट ही देखे होंगे। मतलब ये होता है पर कि आपने कुछ गेन किया है उससे? बहुत ज़्यादा गेन तो ऑब्वियसली आप करते हो। आप किसी की लाइफ के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? देखो पहले पुराने ज़माने में किताबें होती थी उसके बाद ऑडियो बुक्स आई। अब ऑडियो बुक्स के बाद किसकी खुद की लाइफ है वो आपको अपने बारे में बताता है 1 से 2 घंटे के अंदर, और इन डेप्थ भी जा रहे होते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो यूजुअली आप नहीं बताओगे, शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि यार ज़रूरत नहीं है इसकी, या पर्सनल है, ये क्यों बताएं, पर शायद किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जर्नी में, तो वो पार्ट आपकी हाईलाइट हो रही होती है। डेफिनेटली पॉडकास्ट तो है। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ या तो डॉक्यूमेंट्रीज देखा करो, ऑनलाइन बैठे हो, पॉडकास्ट देखा करो, या ऑडियो बुक पढ़ा करो। ये 3 चीज़ें जो कि आपको एक डायरेक्शन दे रही होंगी, जो जो चीज़ें ठीक लगे इकट्ठे करते जाओ। आपको लगता है पॉडकास्ट का फ्यूचर है इंडिया में? क्योंकि देखो TRS अभी इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट है, एंड आई एम नॉट श्योर, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं नेगेटिव भी नहीं हूँ, पॉजिटिव भी नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, बट जो पॉडकास्ट की दुनिया वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर कि नहीं अभी फ्यूचर पॉडकास्ट ही है, पॉडकास्ट डोमिनेट करेगा। आई डोंट नो, मैं न्यूट्रल हूँ। मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पहली बार है जब हम इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं। मतलब मैंने आपसे फ़ोन पर बात करी है, बट ऐसे हम पहली बार बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ में रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं, उस पर्सपेक्टिव से मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ। बट पॉडकास्ट की दुनिया बहुत हाइप्ड है पॉडकास्ट को लेकर, तो आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है एज अ कंटेंट क्रिएटर? बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, और वो आप मेरे से बेहतर जानते हो। और वो जो चीज़ है ना, वो आपको एक पॉइंट के बाद रियलाइज़ हो रही होगी, जब आपने 1500 पॉडकास्ट, 2000 पॉडकास्ट के नंबर पे जब आप पहुंच चुके होगे, तब आपकी एक ऐसी हाइट होगी जब आपके काफ़ी सारे जो चाहे हम स्पॉटिफाई ले लें या बाकी ले लें, वो आपको अपने प्लेटफॉर्म में आपके उसका कॉपीराइट रखने के लिए भी आपको बहुत एक अप्रिशिएटेड अमाउंट की दे रहे होंगे। साथ में कल को फ्यूचर में आपके पास ऑप्शंस हैं। हो सकता है आप कल को एक बहुत बड़ा टीवी शो होस्ट कर रहे हो। मुझे तो यूँ लगता है शायद आने वाले टाइम में टीवी ना हो, ऑनलाइन ही शोज़ हो। तो नेटफ्लिक्स पे एक शो बन रहा है, तो उसके आप पोटेंशियल होस्ट बन सकते हो। अगर वो पॉडकास्ट रिलेटेड या सेंसिटिव सत्यमेव जयते टाइप चीज़ है, तो आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट होते हो उस चीज़ के लिए। तो पोटेंशियल तो है इस चीज़ में, ये तो मैं खुद भी बोलता हूँ। मैं तो यहाँ पे बच्चे होता है, मतलब अभी बहुत सारे पॉडकास्ट निकल कर आएंगे और लोग बनाते जाएंगे पॉडकास्ट। अब आपको क्या लगता है? जो बनाता जाएगा वो टिकेंगे। वो 1500 पॉडकास्ट किसने बनाई हैं? हम ऑलरेडी जानते हैं किसी ने, जो अभी आई गेस 1600 पॉडकास्ट कर चुके हैं ऑनलाइन, राइट? उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो रोगन, जो रोगन, राइट? तो
उन्होंने अभी डील भी करी है आई गेस एक रिसेंटली स्पॉटिफाई के साथ, मेरे को $100 नंबर्स मिलियन एग्जैक्ट की याद। डील है। हाँ मेरे को याद थे, मैं बस नंबर्स बोल नहीं रहा। 700 CRs। मैं बोल देता हूँ, कैपिटलिस्ट से बात कर रहे हो। तो वो पोटेंशियल तो है मैं डेफिनेटली। अभी भी न्यूट्रल हूँ इस चीज़ को लेकर। विराज मेरे को फाउंडर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। आई फील कि पता नहीं, मैं शायद इसलिए न्यूट्रल हूँ क्योंकि यूट्यूब करियर में टाइम बिताकर मैंने ये सीखा है कि जेन बना करो, स्टोइक बना करो। मतलब आपके दिमाग को पॉजिटिव्स की वजह से भी नहीं हिलना चाहिए और नेगेटिव्स की वजह से भी नहीं हिलना चाहिए। इसलिए शायद मैं सारे के सारे कंटेंट को, चाहे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, मैं सारे के सारे कंटेंट को न्यूट्रल तरीके से देखता हूँ कि ठीक है अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। अगर आप व्यूअरशिप के हिसाब से ही सारे कंटेंट देखने लग जाओगे तो एक पॉइंट पे हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, जो कि चीज़ खराब है। आपको यूं देखना है एक पॉइंट के बाद, क्या ये कंटेंट एज अ ब्रांड आपको प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है, फिर आप डिसाइड करते हो मैं ये चीज़ डालूंगा या नहीं। आज के दिन यार आपको पता है, मेरे को पता है एज अ क्रिएटर, क्या चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ शूट अप मारेगी, राइट। कि स्मॉल कंटेंट आज के दिन लार्ज कंटेंट से ज़्यादा शूट मारता है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, पर हम उस चीज़ को जानबूझ के टैप नहीं कर रहे या कम से कम टैप करना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रांडिंग के लिए अच्छा नहीं होता। 100%। इसलिए मैंने हिंदी चैनल की शुरुआत गर्लफ्रेंड कैसे पटाएं वीडियो से स्टार्ट की थी। पर गोल हमेशा यही था कि मुझे एक्चुअली हिंदी पॉडकास्ट करने थे। मैं जो रोगन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था पहले, और मैं हमेशा यही सोच रहा था कि यार इंडिया में क्यों नहीं है ये। फिर एक बार जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, फिर मुझे पता चला कि शिट, इंडिया शायद रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। और सडनली लॉकडाउन की वजह से, मैं स्टैट्स बोल देता हूँ, हमें कुछ 400% या 450% का राइज मिला डाउनलोड्स में, पॉडकास्ट डाउनलोड्स में लॉकडाउन के दौरान। क्योंकि जब लोग बर्तन धो रहे होते थे, पोछा कर रहे होते थे, तो पॉडकास्ट सुनते थे। एंड आई फील कि पीपल फाउंड दिस न्यू फॉर्म ऑफ कंटेंट, जो आप कह रहे थे कि आपको सीखने को मिलता है विदाउट रीडिंग, आपको किसी के माइंडसेट के बारे में पता चलता है विदाउट मीटिंग देम। तो शायद यही चीज़ है, मतलब दिस इज मे बी व्हाट पीपल एंजॉय। एंड आई ऑल्सो फील कि जो बातें आप और मैं अभी कर रहे हैं, शायद 25 ईयर्स लेटर, 30 ईयर्स लेटर, तभी भी लोग इन चीज़ों को सुनेंगे कि अरे यार वो बहुत अमेजिंग मोमेंट होगा। तब पीछे मुड़ के हम अपने इनिशियल वीडियोस देखेंगे, कैसे दो बच्चे बात कर रहे थे, देखो इनको। हाँ, तब के एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर नहीं पर बच्चे कमेंट में बोलेंगे नाप लो थोड़ा। अभी तो मेरे को बस पढ़ाना है, 11वीं 12वीं करा दें पहले, वो बढ़िया। चलो अभी हम कॉफी विद रणवीर स्टाइल क्वेश्चंस पूछेंगे अमन धत्तरवाल भाई को। अमन भाई, अच्छा ऑनेस्टली मैंने आपकी भी पोएट्री पढ़ी, और कोई भी पोएट के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, इसलिए आप रैप लिखते हो। रैप क्या है? रैप बेसिकली पोएट्री होती है। आप आई फील कि आप 100%, बट लॉजिक सेम ही रहता है, मतलब वो एक कविता ही होती है। तो आई फील कि आप भी एक बहुत इमोशनल इंसान हो। तो आपने देखो, जब आपको ये इमोशंस की एक ब्लेसिंग दी जाती है, वो एक कर्स भी बन सकती है आपके लिए। मतलब जब आप ज्यादा इमोशनल होते हो अंदर से, या तो वो इमोशन आप यूज कर सकते हो बिजनेस बनाने में, लाइफ को आगे लेके जाने में, या वो इमोशंस आपके अगेंस्ट एक्ट कर सकती है। और रॉनी स्क्रू वाले ने मुझसे ये चीज़ बोली थी कि अभी EQ और SQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर करियर्स गोइंग फॉरवर्ड। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इमोशनल क्वोशंट रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट रहेगा, वो मैटर करता है एज कम्पेयर टू IQ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन एज की वजह से किसी का IQ बढ़ सकता है, बट EQ और SQ ज़्यादा बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो मैं फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव आपको EQ और SQ के बारे में पूछना चाहता हूँ। EQ और SQ के ऊपर हम बात कर रहे थे। ओके, तो बीइंग इमोशनल ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, डिपेंडिंग कि आप इसे किस हिसाब से लेते हो। जैसे मेरी मम्मी कहती है कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तुम दिखते ऐसे हो पर तुम्हारे अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। इमोशनल अब आप वो बाय बर्थ होते हो, कोई चीज़ आपको कितना ज़्यादा जल्दी हिला देती है। प्रश्न ये है कि उसके बाद आप कैसे एक्ट कर रहे होते हो। तो कॉलेज ने एक चीज़ सिखाई कि एक्ट एग्रेसिवली करना है, इन द सेंस अगले के प्रति नहीं, अपने ऊपर एग्रेसिवली आपको बहुत काम करना ज़रूरी है। और लाइफ में जब यार स्पेशली आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपको काफ़ी सारे फेलियर्स मिलेंगे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स हो या चाहे इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप हो। पर्सनल रिलेशनशिप वाले आप जल्दी इनकाउंटर करोगे। और मेरे को तो ऐसे रिजेक्शंस ने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया।
मुझे तो यूं लगता है कि जैसे आपके लाइफ में पेट्रोल होता है, डीजल होता है, बट समटाइम्स केरोसिन भी फ्यूल का काम करता है और आप भागते हो तो उस केरोसिन को पीना नहीं है उस केरोसिन का फ्यूल बना के आगे भागना है, वो इम्पोर्टेंट है। और वो चीज़ बहुत प्यारी होगी, मतलब राइट। मैं तो बोलता भी हूँ भाई, अगर तुम्हारी क्लास में कोई नेहा पसंद है, जाके पूछो, दो चीज़ें होंगी, पहला तो तुम खुलोगे, राइट, और दूसरा ये, या तो पर्सनल रिलेशनशिप होगा, और नहीं होगा तो अंदर एक ऐसी फायर आनी चाहिए जो आप खुद पे काम करो, मतलब, और आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को पुश करो, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप ये कह रहे हो कि ईक्यू पर काम करने के लिए शायद ये रिलेशनशिप और डेटिंग की दुनिया आपको हेल्प करेगी, क्या आप ये कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही करेगी, मैं दिस इज तो वन ऑफ द अपनी लाइफ के कुछ कुछ पार्ट्स बता रहा था, ओके। मतलब और लोगों के लिए बाकी चीज़ें हो सकती हैं, नहीं, बट आई अग्री, पर मेरे लिए भी सेम है। हाँ, मतलब जो आपने कहा कि कभी कभी हार्ट ब्रेक की वजह से आपको मोटिवेशन मिल हाँ, जाती है। और सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता है, आप किसी के साथ जब रहोगे, आपने अपनी दुनिया में 50% रियल स्टेट किसी को दे दिया है कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो अब ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको बेंड करना होगा, समझना पड़ेगा अगले को, उन्हें आपको समझना पड़ेगा, आपको समझाना भी पड़ेगा खुद को। और वो जो पार्ट है जहाँ पे आप एम्पथेटिक भी हो गए अगले की तरफ, वो ज़रूरी है आज के दिन। एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जेलस नहीं हो सकते, ये नेगेटिव, ये बड़ा कर रहा है यार, नहीं 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 नहीं, सीखो क्या कर रहा है, किसी के साथ बुरा हुआ है तो आप उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हो। और ये कार्मा है यार, ये पीछे आके सारे कर देता है ठीक। आपने कोई किसी को पॉजिटिव किया, आपको मिलेगा पॉजिटिव। और एसक्यू की बात, एसक्यू पे यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, एसक्यू के ऊपर मेरा बस इतना है कि कुछ लोग होते हैं ऊपर, जैसे स्पिरिचुअलिटी पे आपने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था उनके साथ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, काफ़ी अच्छा एनिमेटेड टाइप सा था वो, राइट। उसमें उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी कि मैं उनका नाम भूल गया, आपके चैनल पे आए थे, गौर काफ़ी गोपाल दास जी, फेमस हैं वो। नहीं वो नहीं, जय एक और शेट्टी। हैं, जय शेट्टी, राइट, हाँ। उनका मैं देखा था, मेरे में यूं है कि आज के दिन यार, आप चाहे भगवान में मानो ना मानो, आप आस्तिक हो नास्तिक हो जो भी है, पर डेफिनेटली ये जरूर मानना चाहिए कि देर इज सम नेचर, ठीक है, जिसने कि ये सारी चीज़ें बनाई हैं, क्रिएट करी हैं, एक फ्लो जो कि चल रहा है। और नेचर का एक गोल्डन रूल है जो कि मेरे को एक बार किसी व्यक्ति ने बताया था, काफ़ी बड़े आदमी हैं वो, साल में 2000 करोड़ का टर्नओवर करने वाले व्यक्ति ने, कि यार अगर हम अपने शास्त्रों में भी देखें तो शास्त्रों ने बता रखा है अलग अलग टाइप के लोग। एक आदमी होता है जो सिर्फ खुद के पेट के बारे में सोचता है, एक दूसरा टाइप का आदमी होता है जो खुद के पेट और अपने फैमिली के पेट के बारे में सोचता है, एक तीसरा आदमी होता है जो खुद के पेट और अपने छोटे से समाज के बारे में सोचता है, मेरी जॉइंट फैमिली, मेरे गांव, मेरी कास्ट वाले लोग हो गए, मेरे रिलीजन वाले लोग। एक होता है जो कि खुद के बारे में सोचता है और उसके लिए बाकी सारे बराबर हैं। तो ये जो फोर्थ कैटेगरी वाला व्यक्ति है, नेचर इसे सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। एक फ्लो है, आप कभी भी भाव के उलट में नहीं जा सकते। पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है, आप चट्टान बन के खड़े होगे, वो आपके साइड में से निकल जाएगा। इस पूरे इंडिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो कि आज खड़ा होकर बोल दे मैं देश को रोक दूंगा, है ही नहीं। देश चलता रहेगा, आप रोक ही नहीं सकते। चाहे सिर्फ देश नहीं, किसी भी पर्टिकुलर एक डोमेन को आप कभी भी इतना अहंकार ना रखें कि मैं ये चीज़ करवा दूंगा। बस यूं रखो कि यार ठीक है, नेचर ने मुझे कुछ दिया है, मैं इस ड्यूटी के साथ 100% राइट कर पाऊँ, राइट। अगर आपके पास 100 आता है तो उसमें से आप वापस कितना दे रहे हो, वो नेचर देखता है। अगर आप वापस गिव अवे कर रहे हो, गोल्डन रूल है ना, हमारे माँ बाप हमें क्यों ज़्यादा, अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन है, हम नेक्स्ट फ्लो हैं। तो जितना दोगे वो घूम के आपके पीछे वापस लगेगा, क्योंकि नेचर को पता है ये बंदा अगली बार और ज़्यादा देगा। तो ये मेरा एकमात्र स्पिरिचुअल है। योगा वगैरह यार टू बी ऑनेस्ट अभी मैं नहीं करता हूँ, और बोलूँ कि करता हूँ तो झूठ होगा, मैं नहीं करता हूँ। आप कभी सोचते हो उस चीज़ के बारे में, और मेडिटेशन, योगा के बारे में? मैं मेडिटेशन नहीं, मुझे बस एक चीज़ पसंद है, मैं टेरेस पे चला जाता हूँ, मेरे टेरेस से आगे पूरा खाली है, खाली है मतलब पूरा ऐसे जंगल टाइप दिखता है। दिल्ली में बहुत कम जगह है जैसे, पर वो लकीली ऐसी जगह मिली हमें, तो वहाँ मैं बैठा रहता हूँ घंटे 1.5 घंटे, कभी कभी सुबह चले गए 20-25 मिनट। और वहाँ पे जैसे अक्षय कुमार ने भी कहा, कभी कभी लाइफ में ना आप भागते ही रहते हो, रुक के कभी ये देखना भी जरूरी है कि ओके कितना सफ़र हमने तय कर लिया है और किस तरफ मुझे जाना है, राइट। कहीं यूँ ना हो कि यार एक झटके से पता चले यार पता नहीं चला ये 15 साल कैसे निकल गए, ये 10 साल कैसे निकल गए, सोचा ही नहीं कहाँ आ गए। पर हर दिन आप सुबह मॉर्निंग में अपने आप को वो टाइम अगर दे पाओ, मॉर्निंग नहीं तो कभी इवनिंग दो यार, आजकल लाइफ ऐसी आप ना रोज मॉर्निंग में नहीं दे सकते,
पर बात करो अपने आप से, वो चीज़ें मेरे को पसंद है बस। नहीं अमेजिंग यार। पर ये पता है, ये मुंबई में आप ज़्यादा नहीं कर सकते, और इसलिए मैं मुंबई छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ आजकल, कि मुझे ये जो आप कह रहे हो ना, आपको 25 मिनट्स मिल जाते हैं। मुंबई की एनर्जी ऐसी है कि आपको स्विच ऑफ करने नहीं देती। और मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, बहुत रहा हूँ वहाँ। दिल्ली में ऐसे पॉकेट्स हैं, कभी कभी आप स्विच ऑफ कर सकते हो। ये मुंबई में स्विच ऑफ करने को नहीं मिलता है। पर अभी पॉडकास्ट के एंड में मुझे आप एक्चुअली मैं आपके साथ आई थिंक 2 और घंटों तक बात कर सकता हूँ, बट वो शायद मिलकर हम बात करेंगे। तो अभी एंड में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अब आपने बहुत कुछ प्लान करके रखा है अमन के लाइफ के बारे में, चैलेंजेस बता दो। चैलेंजेस बस ये रहता है कभी कभी इतनी चीज़ें ना उठा लें कि हम साथ में मैनेज ना कर पाएँ, चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2 कि चैलेंज तो रहते ही हैं, अब इनको हम जस्टिफाई कैसे, वो तो पार्ट एंड पार्सल है। पर आप यूँ बोलो सबसे बड़ा स्ट्रगल सामने क्या आ रहा है, तो जैसे अभी मैं जिस स्टेज के अंदर हूँ, जो रास्ता मैंने पकड़ रखा है, उसमें मैं एक तरफ बहुत हैवी एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, जैसे जो कि हमारा यूट्यूब ही है। जैसे आप नॉर्मली देखोगे 1 घंटे का, अगर मान लो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो आप चाहे स्मार्ट बोर्ड के आगे खड़े हो, 1 घंटे पढ़ाओ, काम खत्म, आपको टीचर की सैलरी वगैरह देनी होती है और 1 घंटे में 1 घंटे का बन जाता है। पर जब आप एनिमेटेड कंटेंट बनाते हो, पहले वही एक टीचर अपने 50 से 60 घंटे लगाएगा क्योंकि आप एनिमेशन में एक शब्द को दोबारा नहीं बोल सकते, एक लाइन को, जैसे कि आप क्लास में बोलते थे यहाँ पे हम समझने वाले हैं, यहाँ पे हम समझ नहीं, वो एक बार ही आएगा आपका। तो आपकी स्क्रिप्टिंग बनती है, मैं क्या बोलूँगा। उसके बाद एनिमेटर्स के लिए एक स्क्रिप्ट अलग बनती है कि यार 8 सेकंड से लेके 11 सेकंड के बीच में मैं चाहता हूँ कि ये एलिमेंट आए, इसके ये कलर्स हों और ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा हो। उसकी स्क्रिप्ट बनने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग जाती है उनके पास, फिर एडिट्स आते हैं। तो 50-60 सेकंड तो बनाने के, उसके बाद एनिमेटर्स का टाइम और लगता है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो एनिमेशन से एकमात्र जो मेरे को गोल अचीव करना था वो ये था कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास 11th की ऑर्गेनिक्स के बेसिक्स हैं, लोगों ने 12 से 24 घंटे के बीच में करा रखे हैं, हमने सेम कंटेंट 4.5 घंटे में करा दिया और कुछ मिस नहीं किया। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे नोट्स वगैरह लगा दिए 12th के। तो अब बच्चे के पास आज के दिन अगर कोई बच्चा बोल रहे मुझे पढ़ने को नहीं मिला, तो वो बच्चा झूठ बोल रहा है। इससे अच्छा तो डाल नहीं सकते, पेड में है ही नहीं, कहाँ से डालोगे। मैं इंडिया में ऐसे टैगलाइन हम निकालने वाले हैं, इंडियाज मोस्ट प्रीमियम एजुकेशनल चैनल। अब हमने सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई 6, 7, 8, 9, 10th टाइप की, पर जो हमने पढ़ाया वो सबसे प्रीमियम है। नहीं तो उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है और हम आज सच बच्चों से कुछ चार्ज नहीं कर रहे। आपको पता है यूट्यूब का क्या होता है, एडसेंस। वो अभी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसके लिए हम फाइनेंसेस एक्यूमुलेट करते रहें बाकी फनल से, और मैं इस चीज़ को एक्सपैंड करूं, सिर्फ सस्टेन नहीं करना, एक्सपैंड करना है। तो एकमात्र चैलेंज अगर उसको चैलेंज मानते हैं तो बाकी सब बढ़िया। हाँ। और पर्सनल लेवल पे क्या चैलेंज है? पर्सनल लेवल पे आई गेस आपने जो एक आध चीज़ बोली होंगी, थोड़ा हेल्थ मेरा जा रहा है, अगर मैं पिछले देखूं 3-4 महीने से, और कोई चैलेंज नहीं है वो। ये आई थिंक सभी कंटेंट क्रिएटर्स की हालत सेम है लॉकडाउन में, शायद, आई डोंट नो, एटलीस्ट दैट्स नहीं, व्हाट आई मेरे फील। साथ ऐसा नहीं कि मैंने एक्चुअली पिछले 3-4 महीने में थोड़ा लोड ज़्यादा लिया। ऐसा नहीं कि मेरे को पता है मैं लोड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ओ हो, पर ठीक है, उस चीज़ पे मेरे को काम करना है। क्या आधा 1 घंटा निकाल के देना है, कोशिश करते हैं, बीच बीच में स्किप हो जाते हैं। अदरवाइज चैलेंज कोई नहीं, और बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, और हर दिन एक नया होता है, आप चीज़ें सीख रहे होते हो, लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, और हर दिन ग्रोथ हो रही है। टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आ रहा है। पर आपने पूछा चैलेंजेस, तो इतने चैलेंजेस तो आएगा एक 12वीं क्लास के बच्चे के पास ज़्यादा है आज के दिन। उसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, पीसीएम के अंदर 4 जेईई मेंस के पेपर निकाल दिए हैं। तो छोटे मोटे चैलेंजेस, एनीथिंग विच डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर वाली चीज़ है यहाँ पर भी। मैं तो बोलूँगा कोई चैलेंजेस नहीं है, ना पर्सनल लेवल पे ना वैसे, सब बढ़िया पार्ट है। भारी क्वेश्चन है, हाँ, पर आई फील हमारे पहले पॉडकास्ट के एंड में यही क्वेश्चन मुझे आपसे पूछनी है कि मान लो कल आपका टूमस्टोन बनाया जाए, तो उस टूमस्टोन पर क्या लिखा रहेगा? मतलब आप क्या चाहते हो, किस तरीके से आप लोग कह रहे आपको हो कैसे याद करें? मूर्ति बनाई जाए, टूमस्टोन, मतलब पत्थर वत्थर जैसे बनाया जाए। हाँ, अच्छा, आपकी मेमोरी में अगर टूमस्टोन बनाया जाए तो लोग वो, तो उस पर क्या लिखा जाएगा?
जब हमने अपनी कक्षा को स्टार्ट किया था तो उसके पीछे जब हम उसका नामकरण कर रहे थे, अलग अलग नाम आए थे, एड्यूपूल नाम आया था, फिर हमने कहा फैंसी फैंसी नाम रख सकते हैं। फिर दिमाग में आया कि यार ओके, हम बेसिकली एक ऑनलाइन कक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और ये एक ऐसी कक्षा है जो कि उन्हें अपनी लगेगी, इसके लिए वो पैसे नहीं दे रहे होंगे, चार्जेस नहीं कर रहे होंगे। तो बच्चा अपने घर में अपने भैया से, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें पढ़ाई रहे हैं, अपने टीचर से पढ़ रहा है। तो लेट्स नेम इट अपनी कक्षा। सो नो अपनी कक्षा इज़ माई लाइफ मेन गोल। तो मतलब मेरे को वो उसके ऊपर लिखा हुआ बहुत बढ़िया लगेगा। उसका मतलब वहाँ पे लिखा है तो मतलब हमने 30-40 साल लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ही उखाड़ दिया होगा तब तक। दैट्स इट। अमन भाई, आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ये कहा था कि आपकी फैमिली में मोस्टली आर्मी के लोग हैं या स्पोर्ट्स के लोग हैं, हाँ, और आर्मी आप में बेल्ट मुझे जो होता वो है। हाँ। मेंटालिटी आप में मुझे वो मेंटालिटी दिखती है कि आप बहुत मिशन ओरिएंटेड हो, आप एकदम इंटेलेक्चुअल एथलीट हो, उसके साथ साथ वो सोल्जर की मेंटालिटी है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मतलब थैंक यू आप सच में बहुत ज़्यादा मिशन ओरिएंटेड हो। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ इस पॉडकास्ट में, बट आपके जितना मिशन ओरिएंटेड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा इस पॉडकास्ट में, एटलीस्ट थैंक यू ऑफ भाई। आर एज, ऑफ आर एज। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार ये। बहुत। नहीं, जस्ट स्टे ऑन इट यार, क्योंकि आई थैंक यू थिंक भाई। मतलब लोग बायजूस के बारे में बात करते हैं, वाइट हार्ट जूनियर के बारे में बात करते हैं। पीपल नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अमन धत्तरवाल इन दैट सेम कैटेगरी, एंड इट विल हैपन ब्रो। तो जस्ट गुड लक। थैंक यू भाई। ठीक है। बहुत बस आज ये सही में बात करके तो बढ़िया लगता है। पॉडकास्ट अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा चाहे यूट्यूब के लिए नहीं, ऐसे ही कर लिया करूँ। आप पूछ रहे थे ना करूँ ना करूँ, ठीक है। आपको फाइनेंशियल या चाहे करियर वाइज, स्पिरिचुअलिटी, मेरे को लगता है जी 2 घंटे बहुत अच्छे हैं। वो 1-2 घंटे जो आप निकालते हो, हाँ यार, राइट, आपको मतलब आई फील कि इससे ज़्यादा आप नहीं, नॉर्मल लेवल पे भी कनेक्ट, एक बार में जाओ, आप कैफे पे जाओ, नहीं हो सकते जितना आप एक पॉडकास्ट में कनेक्ट हो सकते हो। 100%। ये एक्चुअली फॉर अ पॉडकास्टर ये सबसे सबसे बड़ी देन है पॉडकास्ट की दुनिया की, कि आपके रियल लाइफ कनेक्शंस बन जाते हैं, और ऐसे लोगों के साथ बन जाते हैं जिनके साथ आपको भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, उनको भी आपके थ्रू ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो व्हाट यू सेड कि ये जो कनेक्शन बनती है पॉडकास्ट के थ्रू, ये कभी बार में नहीं बनेगी, होटल में नहीं बनेगी, पार्क में नहीं बनेगी, सिर्फ पॉडकास्ट में बनती है। एंड आई एम ग्लैड यार, मतलब अगर ये पॉडकास्ट का कोई भी बिजनेस का फ़ायदा नहीं भी हुआ, आई विल नो दैट मुझे वेल्थ मिली है इसके थ्रू, बाय मीटिंग पीपल लाइक यू, बाय लर्निंग अबाउट माइंडसेट्स। तो अच्छा, अगेन वैसे फ्रॉम मैं द बॉटम ऑफ माई आपको हार्ट भाई, एक थैंक यू। इनविटेशन देना चाहूँगा। वी आर लॉन्चिंग अ न्यू चैनल, समथिंग लाइक टेड टॉक्स फॉर इंडिया। देयर आर ऑलरेडी फ्यू चैनल्स, बट आई फील दिस इज समथिंग वी कैन पुल ऑफ। तो आप उसके Sure. इनिशियल स्पीकर होगे, जहाँ पे आप अपनी जर्नी बता सको इन 10 to 15 भाई मिनट्स। मैं डेफिनेटली कर लूंगा, लाइक यू हैव माय वर्ड, यू डोंट नीड टू आस्क मी दैट। दैट वुड बी ग्रेट, कि क्योंकि आप यंग हो और बंदे जो कॉलेज का होता है वो एकदम से रिलेट कर सकता है कि ओके यार, ये मेरे से इतने ही साल बड़े हैं, इन्होंने किया है, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। और मैंने कहा चलो ठीक है। नहीं करेंगे ब्रो, नहीं डेफिनेटली। आई एम श्योर कि ये हम 50 साल बाद भी पॉडकास्ट करते रहेंगे आपके साथ। बट थैंक यू यार अमन फॉर एपिसोड 1। गॉड ब्लेस यू ब्रो, गुड लक विथ एवरीथिंग। सेम टू यू और ब्रो। थैंक यू कि आपने मेरी पूरी ऑडियंस की प्यास सेटिस्फाई कर दी। नहीं। तो थैंक यू भाई। प्लीज़ यार एवरीवन, इन्होंने काफ़ी सारी पॉडकास्ट निकाल रखी हैं, और आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा समय निकालते हो, कुछ समय इस पॉडकास्ट को ज़रूर दो। क्या पता आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलें जो कि होती है ना यार, कुछ चीज़ें हिट कर जाते हैं, 2-4 सेंटेंस जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। तो आप सारी की सारी इनकी पॉडकास्ट देखो, ठीक है। एंड डेफिनेटली गो सब्सक्राइब रणवीर भाई, राइट। सो थैंक यू ब्रो। सो ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। एंड अभी दिल्ली में मिलेंगे हाँ, नेक्स्ट। श्योर भाई, श्योर भाई।